ऑनलाइन लाइव लाइव कम फास्ट। जल्दी से आएंगे सब कोई। मैं अभी कर दे रहा हूँ, आज सब तक ठीक कर दे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम सेकेंड क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक्स के तौर पे इनकम स्टेटमेंट को छोड़ के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने बचपन में बैलेंस शीट, अकाउंट्स में बैलेंस शीट देखा, उसका एक नया रूप देखा, विच इज कि फाइनेंस बैलेंस शीट को अलग एंगल से देखता है। वो जिस एंगल से देखता है उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, क्योंकि उनका दो रोल है इस पूरे कंपनी में। एक पैसा प्रोक्योर करना, यानी सोर्स डिसाइड करके पैसा को इकट्ठा करना, और दूसरा रोल वही है कि उस पैसे को सही जगह लगाना, इन्वेस्ट करना, यूटिलाइज करना। तो ये जो दो फंक्शंस है फाइनेंशियल मैनेजर्स के, इस वजह से फाइनेंशियल मैनेजर्स बैलेंस शीट को अलग नजरिए से देखते हैं। और जो ये हम दो मेन फंक्शंस पढ़े थे, इसमें कौन सा फंक्शन पहले होता है इसका कोई तात्पर्य नहीं है। एक्चुअली सोचने वाइज हम पहले इन्वेस्टमेंट सोचते हैं और फिर हम प्रोक्योरमेंट कहां से करना है उस अकॉर्डिंग सोचते हैं, क्योंकि जिस हिसाब का इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से प्रोक्योरमेंट। बट फिर जब प्रोक्योरमेंट सही में होता है तब डिसाइड करते हैं भाई किस तरीके से उसको चैनलाइज किया जाए। इतना सब करने के बाद हमने पढ़ा था एक थर्ड ऑब्जेक्टिव भी है, थर्ड फंक्शन भी है फाइनेंशियल मैनेजर का। बताइए वो थर्ड फंक्शन क्या है? वो थर्ड फंक्शन है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। व्हाट डू मीन बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स सर? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स का मतलब हो गया जब जो कमाए हुए पैसे वापस आते हैं तो जिन्होंने हमें पैसे दिए थे उनको तो वापस रिटर्न करना पड़ेगा ना, और वो बारे में भी हम बात करेंगे आगे। बट मेन दो फंक्शंस ये है। इसके बाद मैंने आपको बताया था भैया ये जो फंक्शंस आपने डिसाइड किया है, रोल डिसाइड किया एक फाइनेंशियल मैनेजर का, जो या तो कंपनी का मालिक खुद होगा, जो बहुत बड़ी कंपनी है तो वो अपने अंदर आदमी को रखेगा। जैसे आपको मालूम होगा रिलायंस क्या बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा, उसके अंदर खुद के अंदर पता है तीन कंपनी है। बताओ तो कौन सी तीन कंपनी है? बड़ी अच्छा, जियो ध्यान है आप लोगों को अभी, जियो। और सबसे पहला बिजनेस उसका ऑयल, मतलब क्या? पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम। और बताइए और कौन सा? हाँ बोलो उसको, नाम बोलो उसको। रिटेल चेन, रिटेल ग्रुप। रिलायंस का क्या है? एक रिटेल ग्रुप। ये जो तीन रिलायंस के खुद के सब सेक्शंस है, इतने बड़े बड़े हैं कि अकेले में संभाले जा नहीं सकते। तो मुकेश अंबानी ने सबका अपना अपना सीईओ डिसाइड करके रखा है। पेट्रोलियम का खुद बन के रखे हैं, बट बाकी दोनों में कोई ना कोई आता जाता रहता है और अपने अंदर आदमी को रखते रहते हैं जो उनके ही पहले डायरेक्टर रह चुके हैं, पार्टनर रह चुके हैं कहीं ना कहीं तरीके से, और उनको वहां का क्या बना दिया जाता है बताइए? सीईओ। क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है, हम अकेला संभाल नहीं सकते। जैसे आईटीसी है तो बहुत सारे काम, बट वो इतना सेग्रीगेटेड नहीं करके रखा है। वो कंपनी वन कंपनी है, उसके मालिक है और उसके अंदर सीईओ है बस। बट यहां देखिए रिलायंस तो बहुत बड़ी कंपनी है। बताइए, होता है बड़ी कंपनी और एक क्या होता है बताइए? बहुत बड़ी कंपनी। तो बहुत बड़ी कंपनी के केस में हम इस तरीके से भी सीईओ डिसाइड करते हैं कि सेक्टर वाइज जिसमें जो है उसके हिसाब से सीईओ डिसाइडेड है, जिसको आप एसएम में आगे जाके पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे बताइए? स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। बहुत कम देखने मिलता है, बट ये चीज इंडिया में रिलायंस के साथ है, स्मॉल बिजनेस यूनिट। और कहा जा रहा है आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर ये तीन कंपनियां टूट जाएंगी, यानी कि ये तीन कंपनी का अलग से शेयर प्राइसेस लिस्टेड होंगे। तो सर जो ओरिजिनल शेयर प्राइस है उसका क्या होगा? वो नाम अभी भी रहेगा RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, विल बी गिवन टू योर पेट्रोलियम इंडस्ट्री। बाकी दोनों का नया नया नाम आएगा और उस हिसाब से वो कंपनी लिस्टेड होगी। तो सर अगर हम अभी रिलायंस में इन्वेस्टेड है तो हमें तीनों में मिलेगा क्या शेयर? ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनेटली आपको तीनों में शेयर मिलेगा। बट वही चीज है, आने वाले साल में बोला जा रहा है इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट ये काम किया जाएगा। और जब किया जाएगा तब पता चल जाएगा अपने को कि हाँ सही में ये जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा सर? 3 पार्ट में, क्योंकि वो सब एक स्मॉल बिजनेस यूनिट्स है। तो इस तरीके से जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि सर हमारा जो
सोर्सेज ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड है, उसका जो फंक्शन है वो कौन प्ले करता है सर? फाइनेंशियल मैनेजर। सर ये फाइनेंशियल मैनेजर हम कंपनी में क्यों रखते हैं, इसका थिंकिंग सोचिए। एक फाइनेंशियल मैनेजर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल मैनेजर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और कुछ गलत बोल दिए क्या? क्या होता है बताइए? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है, मकसद है पूंजी होना चाहिए। मतलब क्या, घर पे गाड़ी हो, बंगला हो, है कि नहीं, अपने नाम पे सब आईफोन हाथ में रखे, कि नहीं, देखे तो क्या? अच्छा प्रॉफिट, तुम्हारा प्रॉफिट पूछ के तुम्हारे पास बात करेगी लड़की कि तुम्हारा क्या कपड़ा पहन रहा है, क्या तुम वो क्या नाम है फोन रखते हो, तो वैसे बात करेंगी ना। तो वैसे ही जो बड़े बड़े कंपनीज होती है ना, उनका प्रॉफिट देख के हम नहीं पता करते हैं वो कंपनी कैसी है, हम क्या देख के पता करते हैं बताइए? कि सर वो कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना। तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फाइनेंशियल मैनेजर इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एंड कंपनी का वेल्थ इज कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ये जो कंपनी का मार्केट प्राइस होता है, हम इसको ग्रो कराने का सोचते हैं, और हम चाहते हैं दुनिया में जितने भी हमारे कंपनीज हैं उनका मार्केट प्राइस क्या हो बताइए? बढ़ते रहे। और जिसके हम सीईओ, हम तो वही चाहेंगे कि हमारे कंपनी का मार्केट प्राइस क्या हो? इंक्रीज करे। हाँ, इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है सेकेंड ऑब्जेक्टिव के साथ, विच इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ये दोनों कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई तरीके से हेल्प करता है पहले वाले ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। क्या बोलो, डन है सबको इतना सा बात? तो ये जो पर्टिकुलर बातचीत मैंने अभी आपको बताया, ये थे हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स। किसके बताइए? फाइनेंशियल मैनेजर के। प्राइमरी इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड सेकेंडरी इज बताइए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या यहां तक सबने लिख लिया था लास्ट क्लास? फिर हमने बैलेंस शीट शायद बना के आपको कुछ बताया था, सोर्सेज ऑफ फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड क्या होता है, याद है आप सबको? ओके, आज हम कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट नंबर लास्ट क्या था, कोई बता सकता है क्या? पॉइंट नंबर 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ, लिखिए थर्ड पॉइंट, एवरीबॉडी नोट डाउन थर्ड पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट। सर क्या बात कर रहे हो, ये अब आप हम लोग को सिखाओगे? हम लोग अकाउंट्स में सीख चुके हैं, हम लोग कॉस्ट में भी सीख चुके हैं, तो आप क्या हम लोग को सिखाओगे? अच्छा ठीक है। अकाउंट्स वाले को रखा कौन है? कॉस्ट वाला बताया कौन है? तो वैसे कैसे तुम लोग बोल सकते हो? आइए, आपको सिखाना तो पड़ेगा ही कि इनकम स्टेटमेंट कैसा दिखता है। तैयार है क्या सब कोई? जस्ट स्टार्ट किए गाइस, ऑनलाइन लाइव जितने लोग भी अभी आए हैं। पॉइंट नंबर 3 कल पॉइंट नंबर 2 में कंप्लीट किए थे, रिवीजन चल रहा था। पॉइंट नंबर 3 हेडिंग देंगे सारे बच्चे, क्या बताइए? इनकम स्टेटमेंट। तैयार है क्या सब कोई? सर इनकम स्टेटमेंट हमें तो बनाना आता है, हमने कॉस्ट में ऑलरेडी किया। एनीबॉडी इनकम स्टेटमेंट बताइए स्टार्ट कैसे होता है? सेल्स आता है आप लोग को? मतलब आता है आप लोग को? हमको लगा था नहीं आता है, तो पता नहीं किससे सीखे हो, बट ठीक है। पर्टिकुलर लिखते थे, और क्या लिखते हो? रुपीस। फिर क्या लिखते हो बताओ? सेल्स। सेल्स जैसे ही लिखते हो क्या लेस करते हो? वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले क्या लेस करते हैं सर? वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान है कि नहीं? सर व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट? हे भगवान, पता है ना? वो कॉस्ट जो यूनिट्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब सर पर यूनिट कांस्टेंट, बट जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगा ये कॉस्ट बढ़ेगा। तो उनको हम क्या बुलाते हैं बताइए? वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट को मैंने किस वाइज बांट के किया ये स्टेटमेंट बताइए? किस वाइज बांटा? ये क्या वाइज बांटा मैंने? वेरी गुड, बिहेवियर वाइज। और एक क्या होता था बताइए? एलिमेंट में। वहां अपने क्या करते थे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, है कि नहीं, ये सब बात करते थे। और वो सब अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं बताइए? बिहेवियर वाइज। क्या डन है? तो बिहेवियर वाइज सबसे पहले क्या माइनस हुआ बताइए? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता है सर इसके बाद? कॉन्ट्रीब्यूशन। रिमेंबर दी वर्ड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज कि सर हमने वेरिएबल कॉस्ट खर्चा करके कितना कंट्रीब्यूशन कमाया। सर ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर? धंधे का प्रॉफिट की इसके बाद हमें और भी इससे खर्चे वसूलने होते हैं सर। सर और कौन से खर्चे बच गए? हो गया तो
ओ धंधा करने के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगता सर, धंधा करने के लिए कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी लगते हैं, रेंट ऑफ दी प्लेस जहां हम काम कर रहे हैं कि नहीं, सैलरी ऑफ दी एम्प्लॉइज, इस तरीके से जो हमें फिक्स्ड नेचर के पैसे देने हैं वो भी तो खर्चा को वसूलना है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब जैसे अपने बोलते ना कंट्री दे तुम भी अपना, ताकि क्या कर सके सर, वो डच कर सके हम पैसा को जो हमारा खर्चा लगा, वैसे ये पैसे क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रोडक्ट वाइज हर एक का क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। अच्छा ये क्या बनता है बताइए, प्रोडक्ट वाइज ऐसे करके क्या आता होगा बताइए, टोटल कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, ये क्या है बताइए, टोटल कंट्रीब्यूशन। ये टोटल कंट्रीब्यूशन किसका आता है, हर एक प्रोडक्ट का। मैं जो स्टेटमेंट बना रहा हूं अब ये कंपनी का बना रहा हूं, तो पक्की बात है इसमें सेल्स किसका है बताइए, जितने भी प्रोडक्ट्स है। वेरिएबल कॉस्ट किसका है बताइए, जितने भी प्रोडक्ट्स है। तो कंट्रीब्यूशन भी किसका हो गया बताइए, जितने भी प्रोडक्ट्स है। बट अब जब ये कंट्रीब्यूशन आएगा, क्या इस कंट्रीब्यूशन से जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट वाइज का फिक्स्ड कॉस्ट पता होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो कंपनी एज अ होल का पता होता है। इसीलिए देखो इसका नाम क्या आया, कंट्रीब्यूशन। व्हाई द वर्ड कंट्रीब्यूशन सर, हर एक प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए बताइए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ दी कंपनी के लिए। मैंने पहले भी इसको कॉस्ट में आपको बताया इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों है। तो ये कंट्रीब्यूशन से हम क्या लेस करते हैं बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारे पास क्या बचता है बताइए, प्रॉफिट। कल तक से मेरा मतलब है कॉस्ट तक, क्योंकि कल कॉस्ट चल रहा था, कल तक इसको हम प्रॉफिट ही बुलाते थे। और जो लोग कॉस्ट भी कर चुके हैं, कर रहे हैं वीडियो में जैसे भी, उनको पता होगा इसको ही हम क्या बुलाते हैं, प्रॉफिट। बट आगे से ध्यान रखना मेरी बात, अब फाइनेंस स्टार्ट हो गया, अब प्रॉफिट का भी एक एक नाम होगा, क्योंकि हम एकदम कदम फूक फूक के नहीं, फूक के रखेंगे। जहां पे हम बता दें आपको कि किसको क्या बुलाएंगे वो बहुत जरूरी है। सर क्या बुलाते हैं सर इसको हम, हमारे कॉस्ट में हम इसको प्रॉफिट बुलाते थे, बट अंदर का बात जाने तो वहां कॉस्ट में भी पहले बेसिक्स में मैं जानबूझ के इसलिए बोलता था इसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, धंधे का प्रॉफिट। क्या डन है ना सबको, तो वी कॉल इट व्हाट बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्यार से हम इसको EBIT बुलाते हैं। सर ये प्यार का नहीं तो गाली का नाम हुआ, EBIT, तुम EBIT, नहीं ऐसे नहीं है, प्यार से बुलाते हैं। क्या बताइए, EBIT। फुल फॉर्म बताइए ना सर EBIT का, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। प्लीज यहां तक करेंगे सब कोई पहले काम। अच्छा EBIT लिख लिया सबने। अच्छा EBIT लिखने के बाद EBIT के साथ साथ हम इसको PBIT भी बोलते हैं। बताओ P क्यों, तो कंफ्यूज मत होना, P और E का मतलब एक ही है, अर्निंग्स ही मतलब प्रॉफिट और प्रॉफिट मतलब अर्निंग्स। तो कभी कोई PBIT देखो तो कंफ्यूज मत होना, बट जनरली हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बताइए, EBIT। फुल फॉर्म बताइए EBIT का, लिख लेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज। इसके बाद करीब करीब 7-8 लाइन छोड़ के नीचे आएंगे सारे बच्चे, क्योंकि सर यहां तक का तो चर्चा हम ऑलरेडी कहां जानते हैं बताइए, कॉस्ट। अब इसके नीचे का इनकम स्टेटमेंट समझने के लिए मेरे को थोड़ी बातचीत आपके साथ करनी है। क्या डन है सबको इतना सा बात, और उसके लिए 7-8 लाइन छोड़ के हमने ऑलरेडी सोर्सेज ऑफ फंड पढ़ा था, ध्यान है आप सबको। बताइए सोर्सेज ऑफ फंड मतलब क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन कौन आते हैं जनरली कैपिटल एम्प्लॉयड में, मैंने एक जनरल बात बताया था आपको, बताइए क्या क्या था, गलत, अभी भी सही वर्ड नहीं बोल रहे हो, जनरली का क्या आते हैं, वेरी गुड, खुद का लगाया हुआ पैसा। एकदम साधारण भाषा में बात करो यार, अभी तुम लोग इतना टेक्निकल मत जाओ, कौन सिखाया तुमको अभी तक, कोई नहीं। तो अभी एकदम आसान भाषा में बात करो, सर खुद का पैसा लगाया हुआ होगा बिजनेस में और बाजार का पैसा लगाया हुआ होगा, करेक्ट की नहीं एवरीबॉडी। धंधा कर रहे होंगे तो या तो खुद का पैसा लगाए होंगे या बाजार, या दोनों का मिक्सचर, करेक्ट एवरीबॉडी। एक क्या बुलाते हैं, एक को ओन फंड्स और एक को क्या बुलाते हैं, बोरोड फंड्स। क्या इतना बात क्लियर है। तो हेडिंग नंबर जो 3 यूज किए ना, उसके लिए करीब करीब ये जितना मैंने पन्ना छोड़ा है, मतलब एक पन्ना पूरा और आगे का छोड़ दीजिए और नीचे हेडिंग नंबर 4 चालू कीजिए, ताकि हम हेडिंग नंबर 3 को धीरे धीरे कंप्लीट कर पाए। हेडिंग नंबर 4 लिखेंगे सारे बच्चे, सोर्सेज ऑफ फंड। क्या लिखेंगे हेडिंग, सोर्सेज ऑफ फंड, हेडिंग सोर्सेज ऑफ फंड। तैयार है सब कोई, सुनते हुए आ रहा था पक्का मेरे कोई कि उसको क्या बताया इससे पहले, बता इविट। अच्छा एक बच्चा यहां से कासट थोड़ा सा शार्क टैंक देख के थोड़ा सा परेशान हुआ है, बोला वहां सर एबिटा
एबिडिटा, क्या सब ए भी डाल देता है, डी भी डाल देता है, वो सब भी थोड़ा बताइए हम लोग को, धीरे धीरे सीखोगे। वैसे EBDIT सोचो ना, अच्छा EBIT अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है तो डी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। मतलब एक नॉन कैश आइटम भी हटा देता है। क्या हटा देता है बताइए? जो कि किस में दिखता है ऐसे बताइए, अपने इस स्टेटमेंट में कहां आया हुआ होगा? पक्का फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूडेड होगा। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट में क्या ना ले तो वो क्या बन जाएगा? EBDIT। थोड़ा सा सोचो ना, कितना आसान बात है कि नहीं? अब तुम बोलोगे EBA भी डालता है वो लोग, है ना, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, क्या बुलाते हैं उसको? अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, वही डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। तो AD मतलब सेम होता। एवरीबॉडी जा रहा है, माथा में थोड़ा थोड़ा आएगा, सब चिंता मत करो, तुम लोगों को सब समझ में आएगा। तो उस तरीके से ही आप लोगों जो शार्क टैंक में वो फिर पीयूष बंसल ऐसे घूम के बोलता है इसका मतलब ये होता है, तो वो तुमको नहीं समझना, तुम अभी यहाँ समझो, इतना होशियार मत बनो तुम लोग, यहाँ देख के समझो बात कि क्या मतलब होता है, फिर समझेंगे धंधा कैसे करना। आइए, तो सोर्सेज ऑफ फंड से हमने 2 एरो निकाला। पहला क्या निकाला बताइए? ओन फंड्स, मतलब खुद का पैसा, खुद का पैसा। और एक क्या आएगा बताइए? बोरोड फंड्स। बच्चे पूछ रहे हैं कब क्लास स्टार्ट हुआ? जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, जस्ट अभी। जहां मैंने पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 साथ में लिखाना चालू किया। तैयार है एवरीबॉडी? एक क्या लिखे हैं बताइए? ओन फंड्स। और एक क्या लिखे हैं बताइए? बोरोड फंड। चलिए, ओन फंड मतलब किसका पैसा? खुद का। मतलब कंपनी के कौन होते हैं? खुद शेयर होल्डर्स। थोड़ा कान में अच्छे से आवाज नहीं आया, वापस से। शेयर होल्डर्स। अच्छा चलो, मैं आज आपको बताता हूं, आप ऑलरेडी जानते हो, फिर भी मैं बताता हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, इक्विटी और एक प्रेफरेंस। तो ये जो खुद के मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? इक्विटी की प्रेफरेंस। आप लोग तो लॉ पढ़ के आए हो, कंपनीज एक्ट 2013 आपका सुना सुना है कि सुना सुना है? अच्छा, सुना सुना हो गया अब, ठीक है। हम तो सुने, तुम लोग का सुना सुना है, अब समझ में आया सुना सुना है, ठीक है। तो ये जो कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा है, 2 टाइप के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्या क्या बताइए? तो इक्विटी और प्रेफरेंस। कौन मालिक होते? अच्छा, अगर इक्विटी मालिक होते तो हम सबसे पहले अकाउंट्स में सीखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते, और उनके जमा हुए हुए पैसे, जिसको आप बोलते हो रिटेन अर्निंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ ऐसा नाम देते हो ना, वो किसका पैसा है? वो भी तो मालिक का ही पैसा है, जो हमने उसको टाइम पे नहीं दिया। मतलब क्या, प्रॉफिट कमाया बट उनको पैसा नहीं दिया, तो वो इकट्ठा हो रहा है और वो पड़ा है। इवन उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रहता है, जो हमसे शुरू में भी एक्स्ट्रा पैसा लेते हो आप फेस वैल्यू के ऊपर, है कि नहीं? जानते हो कि नहीं? ये बेसिक बात। इसके बाद आप उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो बताओ, वो मालिक है कि नहीं है? नहीं है। कंपनीज एक्ट में ध्यान करो, आपको बताया गया होगा इनका कहीं कहीं वोटिंग राइट्स है। एनीबडी रिमेंबर्स? कुछ बता सकते हो कहां का है? वेरी गुड, बता। तुम क्या नाम पहले बोल? रौनक बताओ क्या कहा? जैसे कि एक एग्जांपल की जहां इनका रोल आता है, याद करो, 2-3 पॉइंट पढ़ा होगा आपने कि प्रेफरेंस शेयर का जाग जाता है वोटिंग राइट्स इन सब केसेस में। हाँ तो कर रहे हैं, याद कुछ नहीं है। एक बताओ क्या? हाँ बोला, उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा, और उससे पहले किनकी बातें चल रही हैं? इक्विटी। रुको भाई, पहले मेरे से बात करो। 2 साल का डिविडेंड बचा है ना, कुछ पढ़े होगे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, ऐसा सुना 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 सुना। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बस इतना बात करना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपने प्रेफरेंस को हल्का सा मालिकाना हक भी दिया, और हल्का सा जो मालिकाना हक दिया, अकाउंट्स ने उसको मालिक की तरह ही ट्रीट करके उसको कहां लिखा बताइए? इक्विटी शेयर। यानी एक स्ट्रक्चर के तौर पे बात करें। क्या बनाया मैंने बताइए? वेरी गुड। बैलेंस शीट के तौर पे बात करें, एक स्ट्रक्चर के तौर पे बात करें, एक कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो प्रेफरेंस इज ट्रीटेड एज अ मालिक। करेक्ट एवरीबॉडी? बट जब पेमेंट का बात आता है, बड़ा डोगला आदमी है ये, बड़ा डोगला आदमी है।
जैसी पेमेंट का बात आता है ये बोलता है ऐसे कैसे, हमको भी पैसा चाहिए। तो बोला मालिक को मिलेगा तो मिले ना, हमको पहले चाहिए, और तो और मेरा जितना हक है मेरे को उतना चाहिए ही चाहिए। क्या इनका भी एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है जैसे इंटरेस्ट का होता है? क्या इनको वेरिंग रेट मिलता है कि फिक्स्ड रेट मिलता है? हाँ, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव आप समझते हो कि हो सकता है लास्ट में जाके साथ में मिले, या हो सकता है साल साल भर का मिले, बट मिलना तो है ना उनको। तो एज पर पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये अपना औकात कैसे दिखा रहे हैं बताइए। बाहर वाले हो गए तुम पैसा मांग रहे हो, तुम तो घर वाले थे। बोला घर वर कुछ नहीं, हमको मेरा पैसा चाहिए, हम तुमको दिए तो पैसा, मेरे को इतना इंटरेस्ट चाहिए, इतना डिविडेंड चाहिए। बोला इतना डिविडेंड चाहिए, एक मिनट, अभी तो तुम बोले थे तुम मालिक हो, मालिक को हम जैसा चाहे जब पेमेंट करेंगे। बोला ना, हमको पेमेंट चाहिए। तो फ्रॉम पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रेफरेंस शेयर अपना असली रूप दिखाने लगता है और बोलता है हम कौन है बताइए, हम बाहर वाले, हम थोड़ी घर वाले, हम तो बाहर वाले, हमको बाहर वाला जैसा पैसा दो फटाफट, जैसे आप इंटरेस्ट को पेमेंट कर रहे हो हमको भी पेमेंट करो। सोचते हो ये सब बात? यानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये प्रेफरेंस शेयर जो एक वो जो लोटा होता है ना बिन पहनने का, है कि नहीं, जो कभी इधर डोलता है और कभी इधर डोलता है, बेचारा लोटा की तरह बीच में बैठा हुआ है, बोलता है हम कहां जाए हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से जब भी हम फाइनेंस पढ़ेंगे ना, हम इस पर्टिकुलर आइटम को लेकर थोड़ा सतर्क रहेंगे कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम इनका जगह डिसाइड करेंगे। यानी अगर हम कभी भी कोई चैप्टर में स्ट्रक्चर का बात करें तो हम प्रेफरेंस को बता कहां ले लेंगे, ऑन फंड में, और जब जब हम किसका बात करें बता पेमेंट्स का, तब हम प्रेफरेंस को कहां लिख देंगे मालूम। अगर ये कंसेप्ट आज सीख लोगे ना, आने वाला कोई भी चैप्टर में जब भी मैं कोई प्रेफरेंस के साथ इधर उधर करूंगा, तुमको कभी डर ही नहीं लगेगा कि सर कभी आप प्रेफरेंस को इधर क्यों बोलते हो और कभी आप प्रेफरेंस को इधर क्यों बोलते हो। यानी कभी मैं उनको क्या बुलाऊंगा बताओ, ऑन फंड, और कभी मैं क्या बुलाऊंगा बताओ, बिकॉज इनका खुद का कोई अस्तित्व डायरेक्टली है नहीं, ये बीच के खुद के बोलते कभी हमको किस में ले लो बताओ, ओन फंड में, और कभी किस में ले लो बताओ, बोरोड फंड में। डिपेंडिंग अपॉन कैपिटल स्ट्रक्चर दे आर अ ओन फंड, एंड डिपेंडिंग अपॉन पेमेंट साइड दे आर अ बोरोड फंड। तो प्योरली ओन फंड कौन कौन हुए बताइए जल्दी से? इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, यानी मालिकों, और मालिक मतलब कौन एक बार के लिए सर? अब इक्विटी, इक्विटी। वैसे ही बाहर वाले पूरे तरीके से कौन हुए बताइए? जो बोरोड फंड्स है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स एक्सेट्रा, जिसको हम LTB, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बुलाते हैं। क्या ये बाहर वाले पैसे हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। तो जनरली अगर देखा जाए तो ओन फंड्स और बोरोड फंड में दो जन आए। बताइए ओन फंड में क्या क्या आया? वेरी गुड, मैं देखो क्या क्या लिख रहा हूं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक जिनको हम मिला के बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। क्या बुलाते हैं बताइए? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। मैंने शेयर होल्डर फंड्स नहीं लिखा, मैंने आगे वर्ड लगाया। क्या बताइए? आप जो बैलेंस शीट में लिखते हो आप क्या लिखते हो बताओ? शेयर होल्डर्स फंड, इसीलिए आप उसमें और क्या लिखते हो बताओ? प्रेफरेंस भी लिखते हो। आप आगे ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते कि ये इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, आप सिर्फ शेयर होल्डर फंड लिखते हो, इसलिए वहां पे आप प्रेफरेंस को भी डालते हो। मैंने सिर्फ वर्ड क्या लिखा बताइए? इक्विटी शेयर होल्डर। RE मतलब रिटेन अर्निंग्स या रिजर्व एंड सरप्लस। RE मतलब रिटेन अर्निंग्स या रिजर्व एंड सरप्लस। बोलिए ओन फंड का मतलब समझ में आया? वैसे बोरोड फंड में कौन आए बताइए? तो सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एग्जांपल बहुत सारे, डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स, सब जानते हो आप लोग ऑलरेडी, कई नामकरण है। बॉन्ड्स भी कई टाइप के होते हैं, इंडिया में तो अलग अलग जबरदस्त जबरदस्त नाम के बॉन्ड्स हैं। आप आगे जाके सुनोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, अरे बाप रे ये सब भी बॉन्ड होता है। एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड, एक होता है इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड, एक होता है मसाला बॉन्ड। आई एम नॉट जोकिंग, इंडिया में नामकरण है बॉन्ड्स के। क्या बताइए? अगला नाम सुनोगे तो बड़ा ज्यादा तलीब जाओगे, एक्सोटिक बॉन्ड। क्या नाम है बताइए? है इंडिया में नाम है बॉन्ड्स के, अब सर उनके फीचर पता है एक्सोटिक होंगे थोड़ा, और थोड़ा मसालेदार होगा वो बॉन्ड, तभी उसको मसाला बॉन्ड बोल रहे हैं। तो भैया कैसे नामकरण भी कैसे सोचा जाता है, सोचो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसको सोवेरियन बॉन्ड्स भी बोलते हैं, तो वो तरीके से अपने कई बॉन्ड सुनेंगे। बट ये सब जो मसाला बॉन्ड और क्या बोला एक्सोटिक बॉन्ड, तो ये थोड़ा पढ़ाइएगा ना, मजा आ रहा है सुन के। ये सब टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, अभी माथा नहीं लगाना है। अभी बॉन्ड मतलब बाजार का पैसा। बोलो डन है सबको? तो लॉन्ग टर्म क्या लिखे बताइए? बोरोइंग्स। कौन बच गया यहाँ पे?
जिसको अभी तक कोई अस्तित्व नहीं बताया, और इसको कहीं ऐसे बीच में छोड़ देते हैं, क्या बताइए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कभी ये बेचारा इधर आ सकता है और कभी ये बेचारा इधर आ सकता है। कभी ये बेचारा इधर बुलाया जाता है, कभी ये बेचारे को इधर बुलाया जाता है। फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू ये यहां आ जाएंगे, और फ्रॉम पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये यहां आ जाएंगे। क्या यही मैंने कल आपको 4 चीजें सोर्सेज ऑफ फंड में लिखवाई थी, याद है आपको? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और एलटीवी, यही तो 4 था। अब इन 4 को मैंने आपको ठीक से बताया कि इनको क्या बुलाते हैं। बोलो डन है सबको? पक्का एवरीबॉडी? चलिए, तो अगर ये बात समझ में आया तो अब इनकम स्टेटमेंट में दोबारा चलते हैं। क्या हुआ पता? जो ये हमारा सरकार है ना, सरकार कौन है हमारा सरकार बताओ? अरे मोदी सरकार, बीजेपी बोलो, मोदी क्यों बोल रहे हो? बीजेपी सरकार, मोदी अच्छा अब मोदी सरकार ही है, मतलब बीजेपी बीजेपी नहीं, मोदी सरकार है सर। वो लोग खुद ही यही बुलाने लग गया, बीजेपी सरकार नहीं बोलता, अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो मोदी सरकार है, अब की बार कितना सीट पता नहीं, क्या लगता है? 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा अच्छा, मोदी की गारंटी। तो ये जो खुद कब ऊपर जाए पता नहीं, गारंटी देके जा रहा है। तो सुनिएगा, ये जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया, सरकार जो होता है वो हमसे क्या वसूलना चाहता है? टैक्स। तो कंपनी के तौर पे भी टैक्सेशन नॉर्म्स आए, और जब कंपनी के तौर पे टैक्सेशन नॉर्म्स आने लगे, इंडिविजुअल के नाम पे टैक्सेशन नॉर्म आने लगे, प्रोफेशन के तौर पे टैक्सेस आने लगे, तो गवर्नमेंट अपना अपना तरीका बताया कि हम किस पे टैक्स वसूलेंगे। तो जब कंपनी का बात आया, गवर्नमेंट बोला सेल्स पे टैक्स दे दो। क्या तुम दोगे सेल्स पे टैक्स? तुम क्या बोलोगे? अरे सर खर्चा है। अरे पहले खर्चा है ये सोचिए, पहले क्या है बताइए। जीएसटी का बात ही मत करना, जीएसटी तो तुम्हारा नहीं लग रहा है, जीएसटी तो तुम सामने से वसूल के दे रहा है, तो वो तो मेरे को गिनाना ही मत, वो तो तुम पे लगा ही नहीं। दैट इज बीन बोर्न बाई कस्टमर। अरे तुम लोग तो पढ़ रखे हो, सुने आईडीटी सीख रहे हो, है ना? ये सुने हो ना, इनडायरेक्ट टैक्स है वो, थोड़ी हम मेरा थोड़ी लगा, तो तुम इसको गिना भी नहीं सकते कि हम जीएसटी पे किए, हाँ घंटा पे किए, वो तो तुम्हारा जो कस्टमर है वो पे किया, तुम तो बस उससे कलेक्ट करके हमको दिए हो। अच्छा ठीक है, तो बोला सेल्स पे टैक्स लगा देते हैं। तुम क्या माय बाप सुनिए, त्राइमाम प्रभु सुनिए, क्या बोलेंगे बताइए मोदी सरकार को? खर्चा लगा है मोदी सरकार, खर्चा। बोला क्या खर्चा लगा? बोला देखिए ये सब सेल्स वेल्स किए तो मटेरियल पे क्योर किए थे, ये वेजेस पे किए हैं, है कि नहीं, ये रेंट खर्चा पे किए हैं, कुछ तो डिडक्शन दीजिए इसका। बोला हाँ खर्चा तो कटना चाहिए तुम्हारा। ठीक है चलो बताओ क्या क्या खर्चा काटना है? बोला वही धंधे में जो खर्चा लगा हटाने का इच्छा है। बोला ठीक है हटाओ। तो बोला वेरिएबल कॉस्ट हटा देते हैं, फिक्स कॉस्ट हटा देते हैं। तो बोला ठीक है अब क्या आया? बोला अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। बोला अब टैक्स दे दो, ऐसे हाथ फैला दिए। बोला क्या अब टैक्स दे दो? हम बोले सर रुकिए ना सर। बोला क्या हुआ? बोला सुनिए ना सर, क्या हुआ ना, हमने जो ये पैसा इकट्ठा किया था ना सर, ये जिनसे लिया ना सर, उनको वापस भी देना है सर, और उनको जिससे हमने पैसा लिया उनको वादा भी किया था कि कुछ रिटर्न मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो सर वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न उनको देना है सर, वो भी तो हमारा खर्चा है ना सर। बोला अरे कितना खर्चा है तुम लोग का? बोला हाँ सर खर्चा है। बताओ क्या क्या है? बोला एक सर पता है आपको, जब हमने लोन वोन लिया ना तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट लगने लग गया, मतलब साल भर में हमें क्या पे करना पड़ता है बताइए? उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। बोला इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। बोला हाँ चलो वो भी माइनस कर लो। तो सबसे पहले क्या माइनस करने का ऑप्शन आया? इंटरेस्ट, जो कि ये कौन सा कॉस्ट है बता सकते हो? नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक बार के लिए अभी वर्ड क्या है आपके लिए, और आगे जाके ये वर्ड अब क्या बन जा रहा है? फाइनेंस कॉस्ट। यानी जहां मैंने रेड पेन से कहानी खत्म किया, दैट वाज ऑपरेटिंग लेवल ऑफ अ बिजनेस, दैट वाज, इसके बाद चालू हो रहा है फाइनेंस लेवल ऑफ द बिजनेस, जो हमने अकाउंट्स में देखा हुआ है बट कॉस्ट में नहीं देखा हुआ है। तो अब हम फाइनेंस में वापस से इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या लेस किए बताइए? इंटरेस्ट।
हाँ, और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो सब भी आ रहे हैं, बट एक बार हम सरल भाषा में बोल रहे हैं, खर्चे बता रहा हूं। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो भी माइनस होता है, बट अभी मैं किसका बात कर रहा हूं बताइए, इंटरेस्ट कॉस्ट। जैसे ही ये माइनस होता है तो इसको एक फिर प्रॉफिट बुलाया गया जिसको बुलाया जाता है ईबीटी। वाई ईबीटी बताइए, नामकरण करिए ईबीटी का, बताइए अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या बुलाया गया बताइए, अर्निंग बिफोर टैक्स। जो आप अकाउंट्स में सुनते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आप पीएल से निकालते हो ना, पीएल से नेट प्रॉफिट, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो हम इधर से निकालते हैं, कैसे बताइए, ईबीटी। यानी इस इनकम स्टेटमेंट से हमें कहीं पे भी वो जीपी नहीं मिल रहा है, सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है और उसके बाद सीधा एनपी मिल रहा है। अगर जीपी चाहिए तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। क्या डन है सबको? तो ये आया हमारा ईबीटी। अब जब ये आया तो गवर्नमेंट बोला अब तो टैक्स दे दे भाई। तो हम बोले सर ऐसे थोड़ी होता है सर, सुनिए ना। और बोला अच्छा बताओ। बोला अभी तो मालिक को भी पैसा देना है ना सर, कुछ प्रेफरेंस को देना है और कुछ इक्विटी को देना है। बोला एक मिनट तुम इधर आ, पहले तो इधर आ। जैसे इक्विटी को देने का नौबत आएगा क्या करेंगे बताइए, सारा ही पैसा क्या दे देंगे, इक्विटी को बोल देंगे क्या है डिविडेंड ले जा, और प्रॉफिट क्या दिखाएंगे, जीरो। टैक्स कितना देंगे? तो सरकार भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, सरकार जानता है कि तुम बहुत बदमाश है, तुम धीरे धीरे सब चीज डिडक्शन ले लेगा और हमको लास्ट में क्या बोलेगा, ते नहीं देंगे। टिल्ली पिल्ली क्या होता है, एक तो होता है ना, हाँ टिल्ली टिल्ली क्या बोलता है ना, अभी ऐसे बच्चा लोग बोलता है टिल्ली टिल्ली है ऐसे करके। तो हम बोला ठीक है भाई टिल्ली टिल्ली जो भी बोलता है, अंगूठा दिखाते ना नहीं देंगे, अपने बोलते वाक। तो वो जो अपने पूरा लैंग्वेज है ना, बच्चा लोग टिल्ली टिल्ली करता है। तो हम भी बोलेंगे अरे गवर्नमेंट को नहीं देंगे पैसा, जाओ अब नहीं मिलेगा कुछ। तो अंगूठा थोड़ी दिखा सकेंगे, ऐसे अंगूठा नहीं दिखा सकते सर। तो सर जब हमें टैक्स देना पड़ा तो गवर्नमेंट सरकार बोला कि भैया हमारे टैक्सेशन नॉर्म्स के थ्रू आपको टैक्स इंटरेस्ट के बाद देना पड़ेगा। यानी आप मालिक को पैसा देने से पहले हमको पैसा दो। गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर ऑफ अ कंपनी, और वो बोलता है हमको भी तुमसे पैसा चाहिए, और वो हम कहां लेंगे बताइए ये यहां पे, कहां पे सर, आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। तो बोला एक फाइनेंस कॉस्ट माइनस करने दिए ना, बस अब तुम मेरे को क्या दो पहले बताओ, टैक्स, और उसके बाद तुम भले ही क्या करो बताओ, मालिक को जितना पैसा देना है तो मेरे को दिक्कत नहीं। तो इसीलिए इसके बाद किसका एडजस्टमेंट आया बताइए, टैक्सेस का। जानते आप सब थे, बट प्रॉब्लम यही था, ये जब पॉलिसीज बना होगा तो कुछ तो लॉजिक के साथ बना होगा, और इन सब चीज का कई लोग कर दुरुपयोग किए। जैसे आपको मैंने बताया भी है, मुकेश अंबानी के पापा धीरूभाई अंबानी 1998 तक पेड जीरो टैक्स। जानते हो, अर्निंग्स करोड्स ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट्स पेड जीरो टैक्स। जानते हो, सुने हो कभी? अच्छा ये स्टोरी सुने टैक्स में आपने? टैक्स में आपने सुना नहीं? कैसे टैक्स में पता नहीं आपको कि किस तरीके से मुकेश अंबानी के पिताजी सर धीरूभाई अंबानी ने पैसा बनाया। 10th फेल थे वो, मैट्रिक फेल। जब भी उनका कोई इंटरव्यू लेने आता था बोलता था आप कैसे ऐसे कर लेते हैं सर? बोला आई एम 10th फेल, मेरे को कहां कुछ आता है, मेरे तो जो नॉर्म्स में लिखे हुए मैं उसको पढ़ता हूं, डिकोड करता हूं और टैक्स के हिसाब से करता हूं। 1961 इनकम टैक्स एक्ट जब से लागू हुआ से लेके आज का तारीख 2024 तक जितने भी टैक्स अमेंडमेंट्स आए हैं, अब तो नया टैक्स लग जाना चाहिए था, अभी तक इतने सारे अमेंडमेंट्स आ गए, बट औकात नहीं हो रहा है इंडिया का इतना जल्दी क्या लाने का बताइए। नया इनकम टैक्स एक्ट बहुत तकलीफ होता है लाने में, जैसे कंपनीज एक्ट भी लाने में बहुत तकलीफ हुआ, बट आ गया 2013 में। हमारा तो 1956 वाला पढ़ा हुआ है, हम लोग 1956 वाला इनकम टैक्स पढ़े, सॉरी कंपनीज एक्ट पढ़े थे। 2013 वाला तो आया था, लागू वागू होना चालू हुआ, हम लोग का तब तक फाइनल पास हो गया। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट में जितने अमेंडमेंट्स आए ना, 52% अमेंडमेंट्स इज बिकॉज ऑफ वन पर्सन, धीरूभाई अंबानी। टैक्सेस में चेंजेस एक ही आदमी की वजह से आया, और वो था सर धीरूभाई अंबानी। पूरा इज्जत ले लेता था वो इंडियन के जो भी टैक्सेशन नॉर्म्स होते थे, और इस वजह से इनके ऊपर जो बायोग्राफी लिखी गई है
which is called the polyester of prince is banned in India. कि इनका बायोग्राफी मत पढ़ो इंडिया में. क्यों सर? इंडियन गवर्नमेंट का पूरा धज्जियां उड़ाया हुआ है, मतलब था ना एकदम मजाक किया हुआ है. द पॉलिएस्टर प्रिंस, मैकडोनल्ड बोल के राइटर थे, उन्होंने लिखा था, बाहर के राइटर है वो, और जबरदस्त बुक है वो, 200 पन्ने का है, 185 पेजेस का कुछ बुक है. सर तो इंडिया में तो बैन है आज के डेट पे. अब क्या बैन है आज के डेट पे? क्या है सर? वो गूगल है सर हमारे पास, कहीं ना कहीं से वो ई कॉपी बुक मिल जाए. मेरे खुद के पास है द पॉलिएस्टर प्रिंस, पूरा पढ़ा हुआ है मेरा, जबरदस्त किताब. अगर आप टैक्स सीख चुके हैं तो अब आप वो पढ़ सकते हैं, जहां पूरा समझाया गया है किस तरीके से वो एक आदमी 10th फेल किस तरीके से मजाक उड़ाया इंडियन गवर्नमेंट को, अर्निंग्स करोड़ ऑफ प्रॉफिट, पेइंग 0 टैक्सेस. सर ऐसा क्या किया वो, और इसके वजह से पी चिदम्बरम, द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 1997 के बजट में पब्लिक टेलीविजन पे ओपन चैलेंज किए धीरूभाई अंबानी को, बोलते हुए कि हम ये एक नया टैक्सेशन रिफॉर्म ला रहे हैं, अब टैक्स से बच के दिखाइए. और दैट टैक्सेशन रिफॉर्म वाज, तुम लोग सुने हुए होंगे नाम, जो शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नाम सुने होंगे, मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है तुम्हारे सिलेबस में. मैट 18% वाला जो नियम कानून है, 30 नहीं तो वो 18 हायर देना पड़ता है, बट वो आपके फाइनल में जाके नियम आएगा जहां आपको पढ़ना ही पड़ेगा मैट बोल के. वो कोई और तरीके से निकलता है, वो कोई और तरीके से निकलता है. तो वो जो आपने सीखा है, कहीं मैट है आपके सिलेबस में, इंट्रोडक्शन है, बस थोड़ा सा नॉलेज है कि AMT है ना, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वैसे ही मैट होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. वो एक ही बात है जो कंपनीज पे लगता है. ये जो कंपनीज पे लगता है ना मैट, ये वाला मैट को हम पी चिदम्बरम ने 1997 में लागू किया और पब्लिक टेलीविजन पे ओपन चैलेंज किया. बेचारा धीरूभाई अंबानी टीवी के उस पार बैठ के सुन रहा है और बोल रहा है चैलेंज एक्सेप्टेड. कोई सुना नहीं उसको, बस वो आपस में ही बोला क्या चैलेंज, हम तो 10th फेल है, हम तो क्या ही करेंगे. 1998 जब पूरा वो साल बीता, धीरूभाई अंबानी पेड 0 टैक्सेस. 1998 के बजट में पी चिदम्बरम पब्लिक टेलीविजन पे सॉरी बोले. यस, वीडियो है उसका पूरा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे. सॉरी बोले कि मेरा गलती हो गया, मैंने आपको इस तरीके से अंडर एस्टिमेट किया. अब वो जो एक मिस्टेक और बचा था हमारे टैक्सेशन नॉर्म्स में, उसको ठीक कर देते हैं. एंड फ्रॉम 1998 रिलायंस कंपनी पेड टैक्सेस. उससे पहले तक टैक्स नहीं दे रहे थे. 1997 से पहले ऐसा क्या था जो नहीं दे रहे थे, आपको मालूम? आप वो लॉ जानते? एनीबडी जानता है क्यों नहीं दे पा रहे होंगे? आप वो लॉ जानते हैं, वो लॉ आप जानते हो, हिंट दूं? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. सोचिए मैं किसका बात कर रहा हूं, लॉसेस का, है ना? कर सकते हैं, पर सर उसमें तो लिमिट है, एक चीज में नहीं है. वेरी गुड, अनअब्जॉर्ब्ड. क्या उसको अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर सकते हैं? दैट वाज द स्कीम जो धीरूभाई अंबानी पकड़ा. शुरू में इतने सारे पेट्रोल पंप्स, इतने सारे इन्वेस्टमेंट, यूज एसेट्स खरीदा, और ये बड़ा बड़ा डिप्रिसिएशन जो इकट्ठा हो रहा था उसको खर्चा क्लेम नहीं कर रहा था, क्योंकि उस समय प्रॉफिट्स थे नहीं. तो जब शुरू में प्रॉफिट्स नहीं थे, डिप्रिसिएशन यूज था, उसको क्या करता गया बताओ? साइड कि कैरी फॉरवर्ड, अगले साल लेंगे, अगले साल लेंगे. 40,000 करोड़ से ऊपर का क्या बना लिया बताओ? ये अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन. अब बोला सालों साल यूज करेंगे इसको जब तक है जान. और सोचो जब तक वो खत्म होता होगा और एसेट्स खरीद लेता होगा और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता. यानी अभी तक मुकेश अंबानी भी होता तो क्या करता? कोई टैक्स पे नहीं करता, है कि नहीं? बट पी चिदम्बरम ने बोला अरे भाई, ये जब रिलायंस जैसा कंपनी जो इंडिया का नंबर 1 कंपनी बन रहा है वही टैक्स नहीं देगा तो ये देश कैसे चलेगा? तब आया कॉन्सेप्ट कॉल्ड व्हाट बताइए? मिनिमम. तो ये भी मैट भी किसके कारण आया? धीरूभाई अंबानी. पूरा टैक्सेशन को हिला के रख दिया था वो एक आदमी. आप लोग टैक्स पढ़ते हो, आप लोगों को ये सब स्टोरी नहीं पता तो मतलब एकदम खराब लगता है कि यार ये सब चीज तो पता होना चाहिए आपको कि टैक्स के ऊपर कितने सारी इंटरेस्टिंग बातें. अच्छा, ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड टाइम वाले के ऊपर कितना ज्यादा लूपहोल था, और हम जैसे सीए यदि उसको यूज नहीं करेंगे तो वो 10th फेल वाला जब यूज कर सकता है तो हम जैसे लोग कैसे नहीं इस बात पे फोकस किए? बोला सब चीज पे लिमिट था, एक चीज पे नहीं था, अनअब्जॉर्ब. इसी को पकड़ेंगे, इसी को पकड़ेंगे.
बहुत इंटरेस्टिंग बातें, इस तरीके से हमारे इनकम टैक्स में कई रिफॉर्म्स आने लगे। तो आपको ये सब बात पता होना चाहिए कि टैक्सेशन नॉर्म्स समझना बहुत जरूरी है। चलो आप तो पूरा पढ़ रखे हो, आपका तो डीटी आईडीटी दोनों हो गया, तो आप तो मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल हो। हम लोग तो बस बन के रखे सीए बाई डिफॉल्ट, आई एम जस्ट सीए बाई डिफॉल्ट। आप लोग तो भी पढ़े हैं, आप लोग को तो ज्यादा आता होगा, तो टेंशन मत लो, आप लोग आगे बढ़ो। बट मैं आपको बता दूं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, और आप अगर ये सब चीज सीखेंगे ना तो टैक्स भी मजेदार लगेगा और समझ में आएगा कि क्या बात होता है। आइए, टैक्स कुछ परसेंटेज ऑफ क्या होता है बताइए पक्का? ईबीटी। इट इज ऑलवेज अ परसेंट ऑफ ईबीटी। सर हम तो स्लैब वाइज पूरा जानते हैं, आपको सिखा देंगे, माफ करो मेरे को नहीं आता, बट हम बोलना चाह रहे हैं इट इज अ परसेंट ऑफ ईबीटी। हमको नहीं आता वो सब स्लैब लैब निकालना, ठीक है? अरे ये सब नहीं आता हमको। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। वैसे कंपनी में स्लैब फ्लैब नहीं होता, मालूम है कि नहीं? बुढ़वा क्लब हम लोग का पूरा सब ले जाता है गवर्नमेंट, लास्ट में कुछ बचता नहीं है, सब गवर्नमेंट सरचार्ज वर्चार्ज लगा के सब। अच्छा सरचार्ज नहीं लगता, हम लोग का सरचार्ज नहीं लगता, सॉरी तुम लोग को आता है, हमको लगा था नहीं पता था ये वर्ड, सरचार्ज वर्चार्ज नहीं लगता, सॉरी। आओ बातचीत करते हैं। यहाँ देखिए अब ये क्या बन गया बताइए? ईट, यानी क्या? पैट बोल लो, ईट बोल लो, यानी क्या? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट। स्टोरी से याद आया, एक स्टोरी लास्ट क्लास दिखाए थे जिसके ऊपर थोड़ा चर्चा करना था। क्या कारण था फेलियर का? हाँ, बोलना मत, कैलेंडर में बिजी था इसलिए ये लिखा, एक पॉइंट लिखा कि कैलेंडर लड़कियों में बिजी था तो इस वजह से फेलियर हुआ। मारेंगे सर, उसका शौक रंगीन था हमको मालूम था कोई ना कोई तो ये पॉइंट लिख के लाएगा कि सर वो कैलेंडर लड़कियों में बिजी था इसीलिए, वो याद है उसको। इसलिए जो वीडियो बनाया ना उसमें जानबूझ के लड़की फड़की का फोटो नहीं बनाया, वरना तुम लोग तो और रिसर्च करने लगता। बोलो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आया बताइए? ईट। अब बोला अब मालिक लोग को देना है 2 पैसा, बोला पहले कौन आएंगे हाथ मिलाने? प्रेफरेंस। तो बोला इसके बाद किन को पैसा दे दो बताओ? प्रेफरेंस डिविडेंड। और इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, इसका बहुत प्यारा नाम है, ध्यान से सुनना इस प्यारे नाम को, EAFESH, जिसको हम बोलते हैं अफीश। क्या बोलते? बोलिए तो, अफीश। बोलिए प्यार से, अफीश। सर अफीम नहीं होता, अफीम क्या बोले बताइए? अफीश। सर क्या होता है फुल फॉर्म? एनीबडी ट्राई लेना चाहेगा? देखो नाम से डिकोड करने का, चुप ट्राई लेना है, ऐसी अलतुक्का ट्राई लेना कि हम लोग को आता नहीं है सर। अब जब ईबीटी सोचे, ईबीआईटी सोचे, ईट सोचे, तो ये आफेज भी सोचने का ट्राई कीजिए। मैं बताऊंगा ही, बट आप भी सोचने का ट्राई कीजिए। भूपेंद्र, तुम सबसे पहले हाथ ऊपर किया था, बता भूपेंद्र। चल कुछ बता कि ये है। अच्छा 1-2 वर्ड का बता। अच्छा अर्निंग है ये, चलो ठीक, ई मान लिया तेरा, अर्निंग। और बता आफ्टर, ठीक है, तब एफ क्या है? हाँ? अच्छा ESH क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर। चलो तेरा ई राइट है और ESH राइट है, बट पहला दोनों, बीच वाला दोनों गड़बड़ है, वहीं तो गड़बड़ है। एनीबडी और बोलो? वेरी गुड, इट इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर। अब जो पैसा बचा इसको बोलते हैं वो पैसे जो किनके लिए अवेलेबल है बताइए? इक्विटी शेयर होल्डर। वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड अदिति। तो क्या नाम आया इसका बताइए? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। डन एवरीबॉडी? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके बाद क्या करते हैं सर इक्विटी के पैसे को? हो सकता है जितना चाहे क्या दे दे बताइए हम? डिविडेंड, जिसको हम क्या बुलाते हैं बताइए? इक्विटी डिविडेंड। और जैसे ही ये पे करते हैं जो बचता है वो पैसा कहां चले जाता है बताइए? ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हम रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं।
क्या बुलाते हैं बताइए? रिटेन। इसलिए नाम है रिटेन। रिटेन मतलब रख लिए, रिटेन कर लेना मतलब क्या कर लेना? रख लेना। तो रिटेन कर लिए, इसलिए इसको क्या बुलाते हैं बताइए? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्योंकि ये पैसा जो कि इक्विटी के लिए था बट उनको वापस नहीं देके धंधे में ही वापस प्लॉ बैक कर लिए, उसको बुलाते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, और क्या नाम आया बताइए? रिटेन्ड अर्निंग्स। समझ में आया आप सारे मालिक लोग को? अच्छा, क्या इस रेड के बाद जो भी ब्लू से किया वो क्या था बताइए? फाइनेंस लेवल। ये क्या था बताइए? फाइनेंस लेवल। और ये कौन सा लेवल था जो ऊपर किए बताइए? ऑपरेटिंग लेवल। क्या बुलाते हैं इसको सर? ऑपरेटिंग लेवल। सर हमने कॉस्ट में ऑपरेटिंग लेवल तक ही सीखा था, आज हम फाइनेंस लेवल के बारे में थोड़ा जाने हैं। और कुछ इस तरीके से आप पीएल भी बना देते। पीएल में जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स आता था, उसके बाद आप एक पीएल एप्रो अकाउंट बनाते थे, याद है? पीएल एप्रोप्रिएशन, जहां प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सब चीज लेस वेस करके जो अमाउंट बचता था ट्रांसफर टू, वही करते थे बैलेंस शीट। आप वहां क्या बोलते थे? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, या वही कैपिटल, और वहां ऐड करते थे। अब कैश फ्लो में उल्टा चलना पड़ता था, क्योंकि वो प्रॉफिट पता होता था तो रिवर्स कैलकुलेशन करके ऑपरेटिंग तक आते थे। याद करो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अविनाश सर यही सिखाए होंगे। ऊपर चलो वापस ऐड बैक करो इंटरेस्ट, वापस ऐड बैक करो ये, और चलो कहां तक बताओ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। तो सबका कारण यही सब चीज है। बोलिए एवरीबॉडी, क्या यहां तक इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है क्लियर है? चलो बताओ, मोदी सरकार ने किस पे टैक्स लेने के बात मान लिया? मतलब किस किस को खर्चा अलाउ किया डिडक्शन के लिए? सर ऑपरेटिंग कॉस्ट तो अलाउड है ही, और तो और फाइनेंस में एक कॉस्ट अलाउ किया, क्या बताइए? इंटरेस्ट, जिसके कारण हमारा टैक्सेशन लाइबिलिटी बढ़ेगा कि गिरेगा? ऑफ कोर्स गिरेगा, क्योंकि अगर जितना खर्चा आप अलाउ करोगे उसके कारण हमारा टैक्सेशन लाइबिलिटी। तो मैं कुछ बात बोलूंगा। अभी तक हमने जितने भी कॉस्ट देखे नीचे, कितने फाइनेंस कॉस्ट दिखे यहां बताइए? नीचे में फाइनेंस कॉस्ट गिनिए कितने कितने? एक इंटरेस्ट, दूसरा बताइए? गलत, टैक्स इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट। याद करो, ना तो वो ओन फंड्स में है ना तो वो बोरोड फंड्स में है। गवर्नमेंट को तो हम एक कंपलसरी पेमेंट करते हैं, दैट इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट, दैट इज अ कंपलसरी चार्ज जो हमें देना पड़ता है ताकि हमारा देश चल सके। तो टैक्स को कभी भी कोई भी क्या मत बोलना फाइनेंस कॉस्ट। टैक्स इज नीदर अ फाइनेंस कॉस्ट नॉन एन ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज जस्ट अ कंपलसरी चार्ज जो हम किसको पेमेंट करते हैं बताइए? गवर्नमेंट को। प्लीज, टैक्सेशन इज नेवर अ व्हाट बताइए? बोलिए फाइनेंस कॉस्ट, नो। और तो और वो एक परसेंटेज है, कमाई होगा तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। पूरा थोड़ी ले लेता है, जितना है 30% लेगा तो 70 तो तुम्हारे हाथ में बचेगा ही। बताइए उसके बाद क्या आता है? माइनस प्रेफरेंस, और अगला क्या होता है? इक्विटी। तो देखा जाए तो 3 खर्चे हैं। पहला बताइए क्या? इंटरेस्ट, दूसरा क्या? जो प्रेफरेंस को देते हैं, और तीसरा क्या? जो इक्विटी को देते हैं। इन 3 में वर्ड बोलूंगा, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। एक प्री टैक्स कॉस्ट और 2 पोस्ट टैक्स कॉस्ट। कैसा लगा ये वर्ड? अच्छा लगा? एक प्री टैक्स कॉस्ट और एक पोस्ट टैक्स कॉस्ट है। 2 पोस्ट टैक्स कॉस्ट है। बताइए कौन प्री टैक्स कॉस्ट? यानी इंटरेस्ट एज अ पेमेंट जिसको कर रहे हैं, दैट इज अ प्री टैक्स कॉस्ट, और बाकी दोनों पोस्ट टैक्स कॉस्ट। सर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? बहुत डिफरेंस होता है। अगर प्री टैक्स कॉस्ट होता है तो वो खर्चे में बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो खर्चा क्या है बताइए? हमारे लिए टैक्स बचाता है। बट पोस्ट टैक्स कॉस्ट हमारे लिए क्या नहीं बचाता? यानी पोस्ट टैक्स कॉस्ट तो पूरा का पूरा किधर से लगना है बताइए? मेरे जेब से। बट इंटरेस्ट में तो क्या आता है पता है? गवर्नमेंट भी योगदान देता है। गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट में योगदान दे रहा है। कैसे सर? अच्छा, टैक्स किस पे लग रहा है बताइए? ईबीटी पे। ईबीटी मतलब सेल्स माइनस व्हाट? ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट। तो ऐसे बोलूं, सेल्स पे टैक्स लग रहा है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट पे टैक्स बच रहा है। अच्छा लगा वर्ड? ऑपरेटिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट पे टैक्स, यानी इंटरेस्ट के कारण टैक्स का सेविंग्स होता है। इंटरेस्ट के कारण टैक्स का सेविंग्स होता है। ये एक शील्ड है।
शील्ड मतलब समझते हो, एक बचाव है जिसके कारण हमें टैक्स क्या देना पड़ता है, कम। इसलिए बोलते हैं इसको इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग या टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। क्या बुलाया जाता है बताइए? किस पे मिलता है टैक्स शील्ड बताइए? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे, बाकी दोनों पे नहीं मिलता। तो सोचिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप पैसा प्रोक्योर करने बाजार में निकले और आपको 10% इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है, और एक जगह आपको 9% प्रेफरेंस शेयर पे पैसा मिल रहा है, कहां से पैसा उठाओगे? मैंने क्या सवाल पूछा समझ में आया? आपको पैसा उठाना है, सामने से एक पार्टी बोल रहा है 10% ब्याज पे देंगे, और एक पार्टी बोल रहा है 9% डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड पे देंगे। तुम कहां से पैसा उठाओगे? बोलो ही मत अभी, बोलो नॉन कंपेरेबल। ऐसे कैसे नॉन कंपेरेबल? क्योंकि एक प्री टैक्स है और एक पोस्ट टैक्स है। या तो दोनों को प्री बनाइए या तो दोनों को पहले पोस्ट बनाइए, फिर बातचीत कीजिए कि कौन क्या है। याद है जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बोलते थे कि सबको एक टाइम पे पहुंचाइए, सबको एक बेसिस पे लेके आइए, वैसे यहां पे अभी ये दो कॉस्ट कंपेरेबल नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के कॉस्ट को कंपेयर करना है, डिसाइड करने के लिए कहां से फंड प्रोक्योर करे, किसका कॉस्ट कम लग रहा है, तो पहले सबको किस बेसिस पे लाइए? एक ही बेसिस पे। प्रेफरेंस इज अ पोस्ट टैक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट इज अ प्री टैक्स कॉस्ट। तो सर इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या बुद्धि लगाना चाहिए? देखते हैं कौन कौन समझ पाता है। एक एग्जाम्पल देके दे देता हूं कि मान लो टैक्स रेट इज 40%। टैक्स रेट इज 40%। अगर टैक्स रेट 40% है तो एक काम कर सकते हैं, इस 10% को पोस्ट टैक्स बना सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी क्या है? पोस्ट टैक्स। या फिर इस 10% को 10% रहने देते हैं और इस 9% को प्री टैक्स बना देते हैं। फिर कंपेयर कर लो, दोनों में से कोई भी एक काम करो और कंपेयर कर लो कौन सा लोअर है। सोचो, अगर 10% ब्याज मेरा लग रहा है और 40% टैक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल है, तो नेट कॉस्ट मेरे जेब से कितना जा रहा है? सोच के देखो, 10% अगर कॉस्ट लगता है और 40% अगर गवर्नमेंट का योगदान है, तो मेरे जेब से कितने का कॉस्ट? वेरी गुड, नेट देखा जाए तो 6% लग रहा है, क्योंकि 10% में तो 40% यानी 10 का 40, बताइए 4% तो कौन बचा ले रहा है? टैक्स बचना इज एज गुड एज पैसा कमाना। एनी सेविंग्स इज एन अर्निंग। तो हमने क्या कर दिया? कॉस्ट को रिड्यूस क्या करके बताइए? इंटरेस्ट को खर्चा पाल के। इंटरेस्ट का एक खर्चा पालने के वजह से हमारा टैक्सेशन लाइबिलिटी क्या हो गया? कम। कितने से कम हो गया सर? जितने का इंटरेस्ट होगा उसका 40% पक्का क्या मिलेगा? टैक्सेशन में रिबेट। तो टैक्सेशन पे रिबेट कितने का मिल जाएगा अगर परसेंटेज में बात करें तो? 4% का। तो एक तरीके से ऐसे बोलूं, ये 10 मेरा नहीं है, ये 10 में 4 तो गवर्नमेंट का है, 6 ही तो मेरे जेब से जा रहा है। नहीं सर, जेब से तो पूरा 10 दे रहे हो आप। अरे दे से 10 ही रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ी सामने से 4 उसको देने जा रहा है, हम दे 10 रहे हैं। इस चक्कर में गवर्नमेंट से बाद में हम इसको खर्चा मान के टैक्स कम दे पा रहे हैं, और दैट इज इक्विवेलेंट टू वो 4% ऑफ इंटरेस्ट। सोच के देखिए हाँ या ना। क्या आप तो टैक्स वैक्स पढ़ते हो? तो टैक्स कम देना पड़ रहा है, क्यों बताइए? कारण हमने क्या दिया बताइए? इंटरेस्ट। एक तरीके से अगर परसेंट में ही बात करें तो 10% का 40% यानी कितना बताइए? 4% तो गवर्नमेंट का योगदान आ गया। बचा कितना बताइए? 6। तो ये हमारे लिए 6%। तो बताइए अब कौन सा बेटर? कहां से पैसा उठाना चाहिए? इंटरेस्ट से। ऑल्दो पहले क्या लग रहा था मालूम? इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रेफरेंस कम है। लग रहा था ना इंटरेस्ट का कॉस्ट क्या है? ज्यादा और प्रेफरेंस का कॉस्ट कम। जबकि सर ऐसे कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि एक क्या है? प्री और एक क्या है? पोस्ट। या तो दोनों को पहले पोस्ट बनाइए या दोनों को पहले प्री बनाइए, तब जाके डिसीजन लीजिए कि क्या करते हैं। तो बताइए 6 और 9 में कौन सा बेनिफिशियल सोर्स ऑफ फाइनेंस है? 6%। यानी हमें क्या करना चाहिए सर? बाजार में उधार लेके काम करना चाहिए। तुम खुद सोचो ना, रिलायंस, अदानी, टाटा, क्या कोई पैसे का कमी है? नहीं। फिर भी क्या इनके बुक्स में लोन है? रिलायंस के आज भी कम से कम कितना पता है तुमको? 1 लाख करोड़। यस, करीब 70-80 हजार करोड़ का क्या है बताइए? डेट वैल्यू है। तो तुम बताओ, अगर कोई कंपनी जो कि कितना
आलीशान रुपया वाला आदमी है कि उसको क्या दरकार लोन का, कुछ तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होगा, कुछ तो कारण होगा कि ब्याज पे लेने से हमारा धंधा ज्यादा बेटर चलता है। और ये सब हम सीखेंगे कि आपको अपने पिताजी को क्या लगता है मालूम, हम खुद लोन देते हैं, रुक्का पे पैसा हम चलाते हैं, मालूम आप लोग। अच्छा रुक्का सुने हो? मारवाड़ी बच्चे रुक्का सुने हो? सुने हो? एनीबडी हाथ ऊपर। रुक्का का मतलब, रुक्का सुने? रुक्का अच्छा किनको किनको पता है घर पे रुक्का वाला बात है? ये सब महेश्वरी, मारवाड़ी, अग्रवाल, गुप्ता सब बैठे हैं, कहीं ना कहीं तो रुक्का सुने होंगे। रुक्का नहीं जानते हो? रुक्का नहीं सुनी है? रुक्का घर पे क्या होता है? रुक्का बता, हम ही बताए ना। कॉपी देना एक। हाँ ये बस कॉपी चाहिए हमको। ये जैसे भी पेपर फट गया, बस फट गया ना, इतना सा पेपर में पापा ऐसे लिखते। अब ये पेपर का मैं बता रहा हूं यहां क्या है, ठीक है? डेट आज का बताओ। 18 क्या? बस हो गया, ले जाओ ये। इसका मतलब आज के डेट पे नवनीत मुंद्रा ने तुमको कितना रुपया दिया? बस ये कागज। अब ये कागज ये डिनोट करता है कि मैंने तुमको 50 लाख रुपया आज दिया है, अब तुमको इस हिसाब से हमको वो जो ब्याज डिसाइड किया गया है वो। तो सर ये ऐसे कैसे, बिना साइन वाइन, बिना कॉन्ट्रैक्ट? अबे कच्चे का पैसा है, ब्लैक मनी है, इसको कहां से लीगल कॉन्ट्रैक्ट में लाए? अगर असली में लोन देते जो बैंक से देते तब तो पूरा एकदम कागजी काम होता। ये तो क्या है बताइए? कच्चे का पैसा। ये जो कच्चे का पैसा होता है इसको रुक्का बोलते हैं, जिसके अगर इंडिया के अंदर अंदर करते हैं तो रुक्का चलता है, और बाहर करते तो हवाला ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मालूम? हवाला ट्रेडिंग। यहाँ का बाहर लाना है, बाहर का अंदर लाना, हवाला कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिंग होता है ना, ये ट्रेडिंग ब्लैक मनी का होता है। और उस केस में हम इस तरीके से कागज में पैसा लिख के पकड़ा देते, और उस तरीके से रुक्के का पैसा बार बार रोलिंग होता है। तो ये रुक्के का पैसा इतना आसान नहीं है समझना, इसको रुक्का बोलते हैं, रुक्का। और ये ऐसी मेरे पापा ऐसी पॉकेट में रखते हैं, ऐसी मतलब ऐसे कुछ भी करके पॉकेट में रखना पड़ता है और वापस देना पड़ता है। ये 2 कॉपी होता है इसका, एक में मेरे पास रहता है और एक उसके पास रहता है। एक साइन वो करके देता है, एक हम करके देते हैं, और वो हम ऐसी पॉकेट में सुबह सुबह जैसे पापा कभी कभी रात को वापस घर आके पॉकेट निकालते हैं तो रुपया से ज्यादा तो ये कागज मिलता है। मतलब कागज का क्या करे, फेंक देते हैं, कागज मत फेंक देना, रख इसको वापस अंदर। हम खोल के देखते हैं क्या ही तो इतना सा लिखा हुआ है, रफ पेपर भी नहीं है ये, तो फेंको इसको, तो यूज भी नहीं आएगा वापस कहीं। एकदम होता है ना, पसीने से लथपथ गीला हो चुका होता है, बट वही पेपर में लिखा हुआ है कि 50 लाख रुपया इसको दिया हुआ है। इतना सा 50 लाख रुपया, तब अहमियत पता ही नहीं था। मतलब अरे बाप रे, चलो अब पता चल गया ना, ठीक है। तो ये जो रुक्के का काम होता है ना, वैसे ही मैं आपको बोल रहा था कि ये सब जो ब्लैक मनी होता है ना, ये सब चीज भी अलग कहानी है। कहने का तात्पर्य ये बोल रहे हैं कि धंधा करने के लिए लोग क्या करता है बताइए? लोन लेता है, ऑल्दो उसके पास क्या है? पैसा है। बट हमारे पिताजी क्या बोलते हैं मालूम? लोन तो हम दे के रखे हैं, हम कैसे लोन ले लें? जैसे अपने घर पे बोलते हैं ईएमआई पे गाड़ी ले लो, ना ना ना, अपने कैसे लेंगे? अपने तो पूरा पैसा दे के लेंगे। हम बोला अरे यार समझो आप, बोला ना ना, कहीं पे भी बुक में कभी भी लोन आने में मनाने में टाइम लग गया, और अब सिंस खुद भी थोड़े बड़े हो गए हैं तो बोल पाते हैं कि नहीं लोन लेंगे, जबकि औकात है सर पूरा पेमेंट करने का, बट फिर भी किस में लेंगे? ईएमआई में लेंगे। कुछ तो कारण होगा ये सब चीज करने का, समझेंगे अपने कि इंटरेस्ट के कारण टैक्स बेनिफिट के साथ साथ और क्या क्या बेनिफिट है जिसके थ्रू आप आगे धंधा समझोगे। कि कैसे रिलायंस जैसी कंपनी, अदानी जैसी कंपनी जिनके पास खरबों रुपए हैं, वो भी अपना जाए तो पैसा पूरा लगा सकते थे बिजनेस में, बट फिर भी लोन पे क्यों चलते हैं, सब सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स पे। बट इंटरेस्ट बनाइए कि ऐसा चीज क्या होता है, वरना तो क्यों कोई लोन लेगा? सब तो किसका पैसा लगा देगा बोलो ना, घर का। बोलो क्लियर है सबको इतना सा बात? तो सर ये जो लोन का बात अभी आपने किया, इसको किए पोस्ट टैक्स। कैसे किए कोई भी चीज को पोस्ट टैक्स? बताओ दो क्या किए, बताओ पोस्ट टैक्स कैसे किए? 10 का 6 कैसे आया? फॉर्मूला अगर बोलूं तो प्री टैक्स कॉस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। अच्छा लगा बात? प्री टैक्स कॉस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, यही तो काम किए। क्या लिखे? प्री टैक्स कॉस्ट 10%, ब्रैकेट में 1 माइनस 40%, है कि नहीं? 1 माइनस 40% यानी 1 माइनस 0.4,
करेक्ट? तो दिमाग लगाइए और सोचिए, अगर इसी 9 को प्री बनाना होता और 10 से कंपेयर करना होता तो क्या करते? गिविंग यू टाइम, ऐसा क्या करते कि आप ये काम कर लोगे? देखते हैं कौन कौन राइट प्री टैक्स कॉस्ट दे सकता है मेरे को। अगर आगे जाने के लिए पोस्ट टैक्स से हमने 1 माइनस टैक्स रेट माइनस करके, मतलब इंटू करके, प्री टैक्स से 1 माइनस टैक्स रेट इंटू करके पोस्ट टैक्स निकाला, तो पोस्ट टैक्स के साथ ऐसा क्या करें कि प्री टैक्स कॉस्ट आ जाए? वैल्यू बताइए, वैल्यू मेरे को 15%। कितने लोग 15% या हाथ ऊपर? 15%। एनी अदर आंसर एनीबडी? हाँ, 12.6। अच्छा, और 12.6 और बोलो बोलो, अपना अपना योगदान दो, ऑनलाइन लाइव बताएंगे। 15। अच्छा 15, वापस से 15। कितने लोग? मैक्सिमम लोग 15 में लगता है। 15, 10.4। ओ माय गॉड, 10.4। और बताइए, बोलो कितना है? 15। ओके 15, मैक्सिमम लोग 15 में है। चलिए डिस्कस करते हैं। बताइए, अगर कोई चीज प्री टैक्स था, उसके साथ आप क्या इंटू किए? 1 माइनस टैक्स रेट, क्या बनाने के लिए? पोस्ट टैक्स कॉस्ट। तो अगर पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स बनाना है तो इस एलिमेंट को क्या करना होगा? डिवाइड, यानी प्री टैक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू पोस्ट टैक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। मतलब ऐसे बोलूं, ये जो 9% है ये वो 60% रिप्रेजेंट कर, भाई जैसे बचपन में बोलते थे अपने, तो 9% डिवाइडेड बाई 0.6 कितना आया बताइए? 15%। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 15। कौन सा बेनिफिशियल है बताइए? 10%। मतलब जीतेगा वही, बट चाहे प्री करके करो चाहे पोस्ट करके करो, बट करना तो पहले क्या पड़ेगा? बराबर, क्योंकि एक क्या है? प्री और एक क्या है? पोस्ट। माथा में गया क्या? कई बातें समझ में आ रहा है फाइनेंस धीरे धीरे, और यही तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, नोट्स लिखवाएंगे। बट पहले बोलो, ये इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में चर्चा समझ में आई? कैसे मोदी सरकार ने हम पे टैक्स लागू किया, किस तरीके से आगे बढ़ा, पूरा इनकम स्टेटमेंट ऐसे क्यों बनता है, सब इंटरेस्ट के साथ समझ में आया होगा। और अब आपको रट गया होगा इनकम स्टेटमेंट। चलिए बिना देखे ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स माइनस क्या करते हैं? क्या आता है? जो किसके लिए होता है सर? फिक्स्ड कॉस्ट बियर करने के लिए। तो उसके बाद जो बचता है, कल तक वही प्रॉफिट था, कल से मेरा मतलब कॉस्ट तक, कल तक वही प्रॉफिट था, बट अब ये कौन सा प्रॉफिट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और EBIT। इसके बाद क्या करते हैं बताइए? इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो क्या आता है? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर क्या माइनस करते हैं? टैक्सेस, तो क्या आता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर मालिक लोग आते हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, जो बचता है दैट इज कॉल्ड अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अफेश डन है। इससे चाहे तो जितना इक्विटी डिविडेंड अनाउंस किए दे देंगे, और बाकी का क्या कर देंगे बताइए? रिटर्न। सर चाहे तो डिविडेंड ना दे, पूरा का पूरा रिटर्न करो। सर चाहे तो पूरा डिविडेंड दे, करो ना, कुछ भी करना है करो, बट हाँ इसके बाद वो सब जो AGM फेजीएम तुम सुने हो, है ना, एनुअल जनरल मीटिंग में सब अड्डा सुने होंगे ना, अड्डा डिसाइड किया जाता है कि क्या 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 होता है, ADDA के ऊपर बातचीत किया जाता है। तो वही सब चीज बातचीत करके डिसाइड किया जाता है कितना डिविडेंड किसको मिलेगा। अकॉर्डिंगली हमने इनकम स्टेटमेंट के बारे में सीख लिया, और सोर्सेज ऑफ फंड में जो 2 बातें हैं वो समझा। क्या डन है सबको? लिखेंगे कुछ कुछ बात इसके नीचे, सोर्सेज ऑफ फंड के नीचे। डैश इज अ डैश कॉस्ट, मजा आ जाएगा। अच्छा चलो पहले फाइनेंस कॉस्ट लिखते हैं। बताइए फाइनेंस कॉस्ट क्या क्या हुआ है? फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट बताइए। पेमेंट टू कौन? LTP, पेमेंट टू LTP। जनरली ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट। करेक्ट, पहला ये हुआ। दूसरा पेमेंट टू, बोलिए बोलिए बोलिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। और एक पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर और एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। क्या वर्ड लिखे सुने? एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। सर ये बात थोड़ा कम समझ में आया, लिखोगे यहाँ पे क्या क्या सर? डिविडेंड एंड ग्रोथ।
क्या वर्ड लिखे बताइए? डिविडेंड एंड ग्रोथ। मालिक का पैसा का क्या कॉस्ट है? अच्छा, तुम्हारे जेब में 500 रुपया है, तुमने बिजनेस में लगाया, इसका क्या कॉस्ट? 500 रुपया है। कहीं से लोन लिए? नहीं। किसके पास था? जेब में। जेब में था, तुम्हारे जेब में, और तुमने बिजनेस में लगाया, तो इस 500 का खर्चा का बताइए कॉस्ट। वेरी गुड, देयर इज नो रियल कॉस्ट, देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि आज ये 500 रुपया धंधे में नहीं लगाते तो कहीं और लगाते, तो उसका जो रिटर्न है वो भी तो चाहिए। तो वो सब चीज भी इंक्लूड होता है इक्विटी के कॉस्ट में। क्या ना, क्या चाहिए हमें? ग्रोथ चाहिए। डिविडेंड के साथ क्या चाहिए? ग्रोथ भी चाहिए। बात करेंगे इन सब के बारे में, आगे चर्चा होगी, टेंशन मत लो। इन तीन में एक प्री टैक्स है, दो पोस्ट टैक्स है। बताइए क्या? लिखिए, इंटरेस्ट इज अ डैश कॉस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड and growth are dash cost. बताइए, इंटरेस्ट इज अ प्री टैक्स कॉस्ट एंड प्रेफरेंस एंड इक्विटी का जो भी है वो क्या होता है? ठीक है। ठीक है। देयरफॉर टू कंपेयर, लिखिए, देयरफॉर टू कंपेयर डिफरेंट फाइनेंस कॉस्ट, we shall either calculate pre-tax cost of preference and equity, और बताइए क्या? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। ब्रैकेट में लिखना प्रेफर्ड। कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड होता है बताइए? कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड होता है बताइए? पोस्ट टैक्स करना। किसको? इंटरेस्ट को, क्योंकि बाकी दोनों तो ऑलरेडी क्या है? पोस्ट टैक्स। ज्यादा बेटर है ना, कोई एक को चेंज करना पड़ेगा। बोलिए, डन है सबको? अब एक बात लिखते हैं, बताइए, प्री टैक्स कॉस्ट इनटू क्या करने से पोस्ट टैक्स कॉस्ट आएगा? चाहे वो रुपीज में हो, परसेंटेज में हो, कुछ भी हो, बताइए ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस टैक्स कॉस्ट। चाहे रुपया में हो चाहे परसेंटेज में हो, ब्रैकेट में तो क्या आएगा? 1 माइनस टैक्स रेट। टी स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट। टी स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट। T stands for tax rate। तो वैसे ही अगर पोस्ट टैक्स का फॉर्मूला पूछूं तो बड़ा आराम से बोल पाओगे। सर ये क्या ही सिखा रहे हैं आप? बताइए क्या आएगा? ऊपर प्री टैक्स कॉस्ट डिवाइडेड में बताइए 1 माइनस टैक्स। क्या? अच्छा, उल्टा लिख दिया ना, प्री टैक्स इज पोस्ट। प्री टैक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू पोस्ट टैक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। डन है? लिख लिया क्या यहां तक? तो इन सबको ना एक नोटेशंस दिया गया। क्या नोटेशन आपको मालूम है? यानी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, जिसको अब हम डेट बुलाएंगे पूरा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग को, नोटेशन दिया गया केडी।
K stands for cost and D stands for debt, तो it is called cost of debt. तो ट्राई कीजिए, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या बुलाओगे? ट्राई लो, राइट हो जाओगे। केपी क्या बुलाया गया बताइए? केपी। एंड वैसे ही पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या बुलाया गया बताइए? के। केडी, केपी, के, क्या डन है सबको? इन सबको पोस्ट टैक्स। तो केडी डायरेक्टली नहीं होता है, पहले इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है, हमें केडी में कन्वर्ट करना पड़ता है। बाकी दोनों तो डायरेक्टली ही केपी और केई होता है। बोलिए यहां तक क्या कॉस्ट रिलेटेड बातचीत ओके अभी तक आपको? पक्का एवरीबॉडी? हेडिंग नंबर लास्ट क्या था बताइए? 4। इससे पहले हमने क्या किया था बताइए? हेडिंग नंबर 3 इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में एक बात और नोट, एक चीज और कई बार निकालने बोलता है जिसको बोलते हैं ईपीएस, सुना होगा अपने अकाउंट्स में भी, अर्निंग पर शेयर। फुल फॉर्म लिखिए, अर्निंग पर शेयर। चलिए एक बात मैं बता देता हूं, समथिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, समथिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। तो सोचिए ये ऊपर से हम वो कौन सा अर्निंग्स ले न्यूमरेटर में जिससे हमारा ईपीएस आता होगा, सोच के बताइए। वेरी गुड, आफेश क्या आता है बताइए ऊपर, यानी आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। क्या अर्निंग पर शेयर बढ़ाना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है? ये तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हुआ। ईपीएस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमें तो एमपीएस बढ़ाना है, तो वहां तक अभी तक पहुंचे नहीं है, अभी तक ईपीएस तक पहुंचे। एमपीएस के बारे में अभी तक समझ में नहीं आया सर वो कैसे बढ़ता है, बट ईपीएस का ये तरीका है निकालने का। क्या डन है सबको? पक्का? आफेज डिवाइडेड बाय क्या बोले बताइए? नंबर ऑफ शेयर। दिस इज आवर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कि हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना, बट जरूरी नहीं है सिर्फ ये ईपीएस के कारण ही हो, वरना तो जोमेटो का ईपीएस पिछले साल नेगेटिव था। तो अगर नेगेटिव ईपीएस है तो कहां से उसका मार्केट प्राइस इतना करोड़ का हो गया सर? तो कोई तो और कारण होगा, है? सब बात करेंगे, सब बात करेंगे, टेंशन मत लो। बोलो एवरीबॉडी, डन है सबको? आइए, तो ये हमने नोट्स लिखा, पॉइंट नंबर किसके किसके ऊपर बताइए? 3 और 4। क्लियर है सबको यहां तक? चलिए 2 मिनट लीजिए, पूरा पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5। ओके, पढ़ लिए क्या? पक्का? टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 4 टॉपिक हमने बेसिक्स में कंप्लीट कर लिए। पहला था हमारा फंक्शंस,
दूसरा था ऑब्जेक्ट, तीसरा था इनकम स्टेटमेंट अब कैसे दिखेगा हमारे लिए, और चौथा था हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में। क्या डन है सबको इतना सा बात? आइए, हाँ ग्रोथ क्यों लिखा वो मैंने बोला आपको आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इक्विटी के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं किया। देखो जैसे मैंने अभी आपको बोला, इक्विटी शेयर होल्डर का दो अपेक्षा है हमसे, एक उनको क्या चाहिए बताइए, रेगुलर डिविडेंड, और एक उनको क्या चाहिए, मार्केट प्राइस। तो ग्रोथ मतलब क्या, मार्केट प्राइस इंक्रीज होना, और वो भी उनके छुपा हुआ है किसमें, डिजायर्ड रिटर्न पे। इसलिए देखो जब मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखाया, मैंने कॉस्ट के साथ साथ एक और वर्ड लिखा, एक्सपेक्टेशन ऑफ होल्डर। कंपनी का कॉस्ट सामने वाले का क्या होता है बताइए, एक्सपेक्टेशन। मेरे लिए खर्चा तो सामने वाले का क्या है बताइए, कमाई। और वही बात को अभी मैं लिखवाने वाला हूं, पॉइंट नंबर क्या बताइए 5 लिखिए, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स। टॉपिक नंबर 5, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट sources of funds। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स लिखेंगे यहां इसके नीचे पर्टिकुलर्स, एक लिखेंगे इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट। क्या यही 3 अल्टीमेटली निकले? मेन 2 थे सर, क्या कौन बताओ, ओन और बोरोड। बट फिर आपने बोला प्रेफरेंस डोगला है, तो एक बार इसको अलग से बीच में आपने लिख दिया था, इसलिए अल्टीमेटली आप 3 सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट। क्या डन है सबको यहां तक बात? पर्टिकुलर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट। क्या यहां तक सबने लिख लिया बताइए, पक्का? ओके। अगर यहां तक सबने लिख लिया है तो बताइए, ये जो मैंने इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट लिखा, इसमें रिस्क ऑफ कंपनी किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा? रिस्क ऑफ कंपनी किस में ज्यादा होगा, किस में कम? अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 पॉइंट छोड़ के मैं लिख रहा हूं, रिस्क ऑफ इन्वेस्टर। पक्का 2 आदमी होते हैं, एक कौन, कंपनी, और एक कौन, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का रिस्क और कंपनी का रिस्क इनवर्सली रिलेटेड होगा। मतलब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो किसमें सबसे ज्यादा रिस्क है और किसमें कम रिस्क है, वैसे उल्टा बात होगा किसके लिए बताइए, कंपनी के लिए। सोचिए अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसमें कम रिस्क चाहते हो? डेट में। किसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता होगा? इक्विटी में ऑफ कोर्स, क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, इसलिए कारण कंपलसरी पेमेंट नहीं है। बट डेट तो क्या है बताइए, याद करो आपने अकाउंट्स में पढ़ा, कुछ हो ना हो डेट का तो पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे लॉस मेकिंग भी है और लिक्विडेशन के टाइम भी। सुना है क्या? सबसे पहले डेट का बारी आता है, तो डेट इज दी लेस रिस्की अफेयर। किसके लिए बताइए? इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से अगर बात करें तो डेट इज बताइए क्या, लेस रिस्की। तो वैसे ही ये इज बताइए हाई रिस्क, और प्रेफरेंस को हर चीज के लिए मॉडरेट कर देंगे, बीच का है मॉडरेट। तो सिमिलरली रिस्क ऑफ कंपनी क्या हो जाएगा बताइए, उल्टा। कंपनी का रिस्क सबसे कम किस में होगा बताइए? इक्विटी में। ज्यादा चाप लेने का बात नहीं है, हुआ तो हुआ प्रॉफिट, नहीं हुआ तो नहीं देंगे कुछ। बट डेट के कारण उनके माथे पे क्या बढ़ रहा है बताइए? रिस्क बर्डन बढ़ रहा। और यहां वापस से क्या हो गया? मॉडरेट। अगर ये बात समझ में आया तो बताइए रिस्क ऑफ इन्वेस्टर हाई है, तो यहां पे टाइप ऑफ इन्वेस्टर कौन होंगे? टाइप ऑफ इन्वेस्टर का मतलब सर कौन किस चीज में पैसा लगाना चाहेंगे बताइए? इक्विटी में कौन पैसा लगाना चाहेंगे? जो आग से खेलना चाहते हैं, बोलते हैं ना सर वो खेलना चाहता है, उसको रिस्क लेना चाहता है ना, रिस्क है तो वही वाला बात हुआ। मतलब वो इन्वेस्टर जाना चाहेगा जो क्या हो, रिस्क से डरता नहीं। और जो रिस्क से डरता है वो किस पे जाएगा बताइए? लोन देने पे विश्वास रखेगा।
तो बताइए देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। एक बोलते हैं रिस्क लवर्स, क्या बुलाते हैं बताइए, दिस इज द भाषा रिस्क। और एक तरफ बुलाते हैं रिस्क एवर्स, क्या बुलाते हैं बताइए, जो रिस्क से डरते हैं। तो हु आर रिस्क लवर्स सर, जो इक्विटी में पैसा लगाते हैं, बोलते ना मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बोलते ना प्लीज रीड दी। और म्यूचुअल फंड भी क्यों, डायरेक्ट मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पैसा जा भी सकता है पूरा का पूरा, ध्यान रखना। तो बोलो डन है ना बात। तो बताइए कौन टाइप ऑफ इन्वेस्टर इसमें होते हैं बताइए, क्या रिस्क लवर्स, क्या वर्ड है बताइए, रिस्क। और यहां कौन होते हैं बताइए, रिस्क एवर्स। और यहां पे वापस से मॉडरेट रिस्क टेकर्स। अच्छा, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा, उतना ज्यादा, उतना ज्यादा गलत। अगर ऐसा ही होता तो कोई डेट पे लगाएगा ही नहीं, सब इक्विटी में ही लगाएगा। सर हाँ, तो इक्विटी में ही लगाना चाहिए, ज्यादा रिटर्न है, गलत। ज्यादा रिटर्न अपेक्षा करते हैं, मिले ना मिले श्योर। हम धंधा करने आए नवीन क्लासेस हम लोग, तो हमने क्या लिया, रिस्क। तो हम क्या चाहते थे पक्का, यहां से ज्यादा प्रॉफिट। अब चाहे तो आएगा अगर अच्छा पढ़ाएंगे, बट अगर अच्छा नहीं पढ़ाते तो क्या होता बताइए, बिजनेस डब और पैसा बर्बाद। क्या हो सकता था कि नहीं। तो रिस्क लेने से ही रिटर्न आ जाता है, कि रिस्क लेने के बाद और भी काम करना पड़ता है सर, धंधा भी चलाना पड़ेगा। बट हाँ, रिस्क लिए तो पक्का माइंडसेट में क्या है बताइए, रिटर्न क्या कमाना है, ज्यादा। तो अपेक्षा वर्ड बोला, कमा ही लेंगे ये वर्ड नहीं बोला। तो एक बहुत गलत नाम आप लोग बोलते हो, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। नो, हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। द करेक्ट वर्ड शुड बी व्हाट बताइए, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट करते हैं, मिले ना मिले वो पता नहीं। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टर के नीचे लिखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या वर्ड लिखा बताइए, एक्सपेक्टेड रिटर्न। बताइए किस केस में रिटर्न अच्छा कौन सोच रहा है, रिटर्न के बारे में कौन सोच रहा है, इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के लिए किस में सबसे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड है, क्यों बताइए, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। और किस में कम से भी वो खुश है, डेट में। क्यों पता है, कारण मालूम है तो ठीक है, इसमें कम भी मिले चलेगा, फिक्स पेमेंट है, इतना रिस्क नहीं ले रहे। और ये वापस से मॉडरेट। बोलो डन हो रहा है सबको इतना सा बात। अपेक्षा जिसको बोलते हैं अपेक्षा, तो इसका लिए अगर एक गोल्डन लाइन बोलूं तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हायर द रिटर्न। नहीं सर, अब सही वर्ड सीखे, एक्सपेक्टेड रिटर्न। जैसे वो डायलॉग याद है सर हमें, रिस्क है तो इश्क है, बस वो लिख दे क्या सर। हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। लिख लिए क्या सब ये। अगर ये बात समझ में आया, सामने वाले का एक्सपेक्टेशन यानी रिटर्न कंपनी के लिए क्या होगा, कॉस्ट। तो सोचो, कॉस्ट ऑफ कंपनी यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या वर्ड बोले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कंपनी, किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम। ऑफ कोर्स अगर इक्विटी होल्डर हमसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, महंगा। मतलब उसको प्रोक्योर करना हमारे लिए क्या है, महंगा, ज्यादा मांगेंगे वो। और वैसे ही डेट क्या है बताइए सर, सस्ता है, वो हम जल्दी जल्दी प्रोक्योर कर सकते। धीरे धीरे हिंट आ रहा होगा कैसे धीरू भाई अंबानी यानी क्या हम के बड़े लोग क्यों क्या प्रोक्योर करते हैं, पहले डेट। बोला खुद के पैसे का तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत है, पहले क्या ले लेते हैं बाजार से, जिनके लिए वो उस पैसा का मोल शायद 4%, 10%, 15 है। हमारे लिए तो हमारे पैसे का मोल 50% है। हम अगर पैसा कमाते तो हम 50% इंटरेस्ट कमा सकते थे, रिटर्न कमा सकते थे। तो हम इसलिए खुद का पैसा नहीं लगाएंगे, हम पहले क्या कोशिश करेंगे, बाजार का पैसा लगाए, जिनका क्या है अपेक्षा रिटर्न कम है। बट सर ऐसे ही होगा तो कंपनी सिर्फ डेट ही उठाएगा। सोच के देखो, ऐसा ही होगा तो कंपनी को क्या उठाना चाहिए, एग्जैक्टली चाहते भी वही है। बट एक लेवल आता होगा जब डेट वाले का भी लालच बढ़ता होगा, और तो और रिस्क उसका भी बढ़ रहा है। चलो तुम मांगे हमसे 10 लाख दे दिए, अब बोल रहे हो 20 और दो, चलो दे दिए।
50 और दो, धीरे धीरे 1 मिनट क्यों चाहिए भाई? बोला ये करना है। बोला अब ज्यादा लगेगा इंटरेस्ट, 1 करोड़ मांग। अरे भाई है ही नहीं, दूसरे के पास जा। अब मेरे पास है ही नहीं तो दूसरे के पास जाने लगे। अब कोई उधार देना तो झक मार के फिर किसके पास आना पड़ेगा? पापा के पास, यानी कौन? इक्विटी के पास, मालिक के पास। बोला अब तुम ही दे दे भाई, नहीं दे रहा। बोला आया ना मेरे पास घूम के। क्यों बताइए? डेट इतना इजीली अवेलेबल। दूसरा, जितना भी मिलेगा वो एक रेट पे मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है एक ही रेट पे अनलिमिटेड डेट मिलेगा। वो भी अपना क्या बढ़ाएगा धीरे धीरे? बताइए, एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ाएगा। जैसे धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी को अगर पैसा देने बोले, कितने इंटरेस्ट पे तुम देना चाहते हो? 8%। हम बोलेगा ले लीजिए, बस कुछ मत दीजिएगा, बुक्स में मेरा नाम आ जाए आपके कि लोन टेकन फ्रॉम नवनीत मुंद्रा, और कुछ नहीं चाहिए सर, जब चाहे चुका दीजिएगा, मेरे बेटे को दे दीजिएगा, बेटी को दे दीजिएगा, जब देना दे दीजिएगा, बट मेरा नाम बस कहाँ डाल लीजिए बताइए? अपने नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा, है कि नहीं? क्या लोन टेकन फ्रॉम, हाँ, बस आप मुकेश अंबानी मांग लिया, इससे बड़ा बात क्या भैया? क्या देंगे? कोई इंटरेस्ट नहीं देना, जाइए ले जाइए, बस पैसा ले जाइए। अरे क्योंकि रिस्क क्या है बताइए? कम, रिटर्न का अपेक्षा भी क्या कम। ये तो मजाक बोले कि 0, बट एक होता ना यहाँ चलो 2-4% भी आप दोगे तो चलेगा। आपसे क्या सर ब्याज लेना, क्या बात? वैसे तुम मेरे को दोगे तो ब्याज लोगे क्या? ऐसा सर आप ही तो सिखाए, आपसे नहीं। जब आपका बाप आपको नहीं छोड़ा, आप हमसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? तो बोलो इंटरेस्ट लेंगे, बट हाँ चलो सर हो, जानते हैं पैसा कहीं जाएगा नहीं, ठीक है थोड़ा कम वैसी में ले लेंगे आपसे। अच्छा बट यदि तुम मांगोगे हमसे तो पहला बात तो हम मना ही कर देंगे, है ही नहीं। बट फिर भी हम तुमको क्या कोशिश करेंगे? ज्यादा से ज्यादा, रिस्क ज्यादा है, कल को चेहरा ही नहीं दिखाने आए तो लाइव ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, है कि नहीं? और कहाँ है? बोला पता नहीं, फोन ही नहीं उठा रहा सर, नंबर भी गलत दे के रखा था। अल्लाह, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हमको तो यहीं आना है कल से। तो वही बात होगा ना, रिस्क और वाला बात। वैसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ वही कंपनी का, तो कंपनी के लिए भी वही बात है। तो अगर तुम मुकेश अंबानी को पैसा देने का सोच रहे हो तो अलग। अच्छा, धीरू भाई अंबानी का एक और बेटा था, है, अरे उसको देने जाओगे तो अरे तो मना कर देंगे, डब्बा 100% मारे तो 100% धंधा किया कभी 100% का। कितना देंगे सर? उनको ज्यादा पे देंगे। क्यों सर? हायर द रिस्क, हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। वैसे उसके लिए भी डेट का कॉस्ट क्या होगा? ज्यादा, तो वो ज्यादा माथा लगाएगा ना, अरे यार ये तो उधारी में भी क्या लग रहा है बताइए, हमारा ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो फिर दूसरा सोर्स सोचने लगेगा। तो ऐसा नहीं है, डेट हर बार अवेलेबल रहेगा और लोअर रेट पे अवेलेबल रहेगा। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा और तुम्हारा जो नेचर है उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता रहेगा। तो इतना आसान नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि जितना चाहे क्या उठाते रहेंगे बताइए, डेट उठाते रहेंगे। क्या डन है सबको? इतना बताइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज्यादा किस में होगा? इक्विटी में हाई होगा, और किस में लो होगा बताइए? डेट में लो होगा। इसमें अगेन ये डायरेक्ट रिलेशन है इनका, इससे समझे ना? क्योंकि किसी के लिए कमाई तो किसी के लिए खर्चा। अगर वो कमाई ज्यादा चाहता है मतलब कंपनी के जेब से ज्यादा खर्चा लगना है। सर मालिक का खर्चा क्या बोलते हो आप? हाँ, मालिक, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, जैसे अपने जानते हैं। तो कंपनी जो मालिक को दे रहा है वो भी उसके लिए क्या है? कॉस्ट। कंपनी को अल्टीमेटली क्या करना है? मालिक लोग के लिए कमाना है। तो वो जो कमा के उनको दे रहा है वो क्या है? उसके लिए खर्चा, और कंपनी के मालिक के लिए क्या है? कमाई। बोलो डन है सबको? क्या यहां तक की बात क्लियर है सबको? पक्का एवरीबॉडी? नेचर ऑफ कॉस्ट, नेचर ऑफ कॉस्ट बताइए। कोई प्री टैक्स था और कोई पोस्ट टैक्स था, जल्दी से बताइए कौन सा प्री टैक्स कौन सा पोस्ट टैक्स? ये पोस्ट टैक्स है, ये भी क्या है बताइए? पोस्ट टैक्स है, बट ये एक प्री टैक्स कॉस्ट है। कंट्रोल ऑन कंपनी बताइए, किस में सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है? हाँ, इक्विटी में हम लोग वोटिंग राइट्स रखते, डिसीजन मेकर होते। ये क्या होता है सर? मॉडरेट। जैसे आपने बोला कोई कोई जगह है जहाँ इनको कुछ हक दिया हुआ है कि यहाँ तुम अपना मुंह खोल सकता है, बाकी देर तुम बस बैठे रहो। और डेट वालों को तो बुलाया ही नहीं जाता है मीटिंग में। तुम किस बात का? तुम तो यहाँ है ही नहीं, एक्सटर्नल पार्टी। तो उन लोग को बुलाया ही, तो इनका लेस और लिटरली नो कंट्रोल।
बोलिए समझ में आ रहा है सबको इतना सा बात? ये था क्या एनालिसिस बताइए, कंपैरेटिव एनालिसिस डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के बारे में, कई बेसिस के ऊपर कि भाई इसके ऊपर क्या बोले, इसके ऊपर क्या। इजी लगा सबको? थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बट फिर भी मजेदार रूप में, ताकि ध्यान रहे कि किसके बेसिस पे क्या बोले। तो यहां था हमारा टॉपिक नंबर कौन सा बताइए, 5, जहां हमने सीखा आज कंपैरेटिव एनालिसिस। तो हमने जितना भी अभी तक बात पढ़ा, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, उसके बेसिस पे एक एग्जांपल लिखवाना चाहता हूं, जिसके बेसिस पे आप मेरे को वो पूरा क्या बना के दिखाएंगे पता है, इनकम स्टेटमेंट। लिखे एक एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं जिसके बेसिस पे याद रहेगा आपको आज का इनकम स्टेटमेंट। एग्जांपल नंबर 1, पहला सम्स आ रहा है, कैलकुलेटर वैलकुलेटर भी आ जाना चाहिए बाहर। एग्जाम्पल 1 तैयार एवरीबडी? अनंत अंबानी नहीं रे, अनंत नहीं है, बेटा नाम है, बेटा अनिल, अनिल है सर। सुना ही नहीं है, वो दिखता भी नहीं है। वो शादी में भी आया था तो वो काम कर रहा था पीछे, जैसे सूर्यवंशम पिक्चर देखे हो, उसमें बाकी बेटे लोग मस्त घूम रहते हैं, बट वो अमिताभ बच्चन क्या कर रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक खोल रहा होता है, मुटिया जैसे काम कर रहा होता है। वो भी उस शादी में अनिल अंबानी वैसे ही घूम रहा था। सब लोग मिल रहा होगा तो ये कौन है, बोला अरे ये ऐसी ही है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। मजाक कर रहे हैं वे, एकदम ठाट बाट से बैठाया था अपना भाई उसको, समझा ना? हाँ, पैसा नहीं दिया उसको जब भी मांगा, कई बार उसको बचाने का भी कोशिश किया, बट ठीक है, पैसा उसके पास भी कम नहीं है, बस दिखता भी नहीं है, बट हाँ खत्म ही है ऑलमोस्ट। आइए एग्जाम्पल नंबर क्या बताइए, अंदर से खोखले होते हैं, ऊपरा ऊपरी दिखाते हैं लोग। एग्जाम्पल नंबर क्या लिख रहे हैं बताइए, लिखिए। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इज इक्वल्स टू 1 लाख। सेलिंग प्राइस पर यूनिट is equals to rupees 50, comma, variable cost per unit is equals to rupees 20, and total fixed cost is equals to rupees 10 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट। Company has total capital employed of rupees 50 lakhs, of rupees 50 lakhs, comprising of 20 lakhs debt at the rate 12% interest, comma, 10 lakhs preference at the rate 15% dividend, and remaining 20 lakhs is equity share capital and reserve and surplus, 10 plus 10 मतलब 10 लाख क्या है बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 10 लाख क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। डन, फुल स्टॉप। इक्विटी डिविडेंड अनाउंस्ड is equals to equity dividend announced is equals to 10%. Equity dividend announced is equals to 10. Tax rate is equals to 30%. Calculate amount transferred to reserve and surplus and EPS। दे दिया मैंने, नहीं दे दिया मैंने, दे भी दिया मैंने, तुम जो बोल रहा है दे दिया।
वो इक्विटी शेयर कैपिटल ही तो है, इसलिए तो सेग्रीगेट किया। अब इसे पीछे घुमाना पड़ रहा है यार, थोड़ा तो आपको दोहराया था, तो ट्राई करो पहले लिखने का, अगर लगे अटके तब पीछे देखो। पहले तो ट्राई करेंगे ना कि ओ क्वेश्चन के लिए पलट रहे हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, क्या सच्चाई भरी है तुम्हारे अंदर। इसके बगल में नहीं बैठना है कल से, ठीक है ना, अच्छा लड़का नहीं है। वो सीट ही वही है, ये बॉयज का सीट है, वो गर्ल्स का सीट है, वो वेदांत का सीट है, तुम वहां मत बैठ। हमको अब से सुबह सुबह आके यही बोलना, गुड मॉर्निंग बॉयज गर्ल्स एंड वेदांत। अविनाश सर रिस्क एवर्स हैं कि रिस्क लवर है? वो इश्क लवर है, रिस्क विस्क नहीं पता उसको, वो प्यार करना जानता है, प्यार बांटना जानता है, बहुत बंटवारा किया है वो अपने प्यार का। देखने में नहीं लगते हैं बट बहुत चुलबुले हैं। हो गया कंप्लीट? अरे प्रॉफिट आ रहा है ना सब में, मतलब पैसा आ रहा है ना, ऐसा एग्जांपल है तो मतलब हमको लगा हम कुछ गड़बड़ ना कर देगी, नेगेटिव पेगेटिव आ जाए। ठीक है तब ठीक, बस पॉजिटिव आ गया तब तक ठीक। हमको चाहिए था कि कुछ पॉजिटिव आ जाए, बस जबरदस्ती ऐसा एग्जाम्पल माथा में करते करते बना रहा था अभी। गुड क्वेश्चन, अच्छा डाउट पूछा एक बच्चा ईपीएस के लिए। लिखो ये वाला बात ब्रैकेट में, फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹10 पर शेयर। फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹10 पर शेयर। फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹10 पर शेयर। यस, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए नहीं ऐसा कुछ नहीं, फेस वैल्यू बताना होगा हमको, मेरी ही गलती, नहीं बताया मैंने। फेस वैल्यू इज 10 पर शेयर। पहला सब इतना भी गलत नहीं करेंगे। अच्छा हाँ थोड़ा कैपिटल मार्केट सब लोग आईएससी में रेशियो एनालिसिस था,
अकाउंट्स में होगा रेशियो, जनरली कैश फ्लो पढ़ते हो तो रेशियो एनालिसिस भी करा दी। मेरे हिसाब से बहुत इजी था, मेरे हिसाब से बहुत इजी, मतलब इजी था। 60+ SM FM मिला के, SM बहुत आसान था, मतलब एकदम जो बोले एकदम कट कट, मतलब एकदम भगवान हो गए थे भैया। कल तो लगा पुनिच भगवान। 60 मार्क्स जैसे बोले ना, वो लास्ट पेपर की वजह से लोग को ना अब कुछ पता भी नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं, कोई बात ही नहीं करता उस बारे में। जैसे कल के बाद लोग बोले भैया एग्जाम के बारे में मत पूछिए, बोलिए कहाँ चलेंगे, कल घूमने कहाँ चलना है ये बताइए। कल गए थे पार्टी वार्टी करने गए थे हम, तुम लोग के साथ भी जाएंगे तब बताएंगे। एग्जाम दे देंगे, एग्जाम देने के बाद पैसा तुम लोग देगा, हम थोड़ा। वही तो हुआ कल, वो लोग डच किया, हम तो बस गए थे। पास नहीं, एग्जाम के बाद ही, पहले मस्त थे। रिजल्ट वाले दिन तो हम ले जाएंगे। इधर ये रहा, सम्स का आंसर बताओ। कर लिया सबने? ऑनलाइन लाइव क्या हुआ? रितेश बोल रहा है सैटरडे नाइट है, चलते हैं फिर। तुम जाओ ना, जिसके पास है वो जाए। हम बहुत घूम लिए जब घूमना था। सर आप इतना कुछ कर लेते थे पढ़ाई। रितेश बोल रहा है मेरा कोई नहीं है। ओके ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं? कॉलेज में है वो? ना हो ही नहीं सकता, कोई नहीं है भैया। वही तो हम भी बोले कोई नहीं। सर आज RCB वर्सेस CSK सर। आज तो सर देखिए, आज तो रात को एकदम बोलिएगा ही मत, कोई होमवर्क मत दीजिएगा आज। कहाँ दिए? कोई होमवर्क देते भी हैं? ओके आंसर आ गया क्या? छोड़ दे, आज कल बताएंगे आंसर। बता दे, इजी था तो बताइए। सेल्स कितना? लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 30 लाख, लेस फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT, लेस इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन। डिबेंचर कितने का है सर, या डेट कितने का? 20 लाख। और इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, जो कि मान रहे हैं यही है 12%। कितना आ गया? तो हमें मिला EBIT 17.6, लेस टैक्सेशन 30%। कितना? अच्छा, दिस 30% इज ऑफ EBIT, तो बताइए कितना है? 5.28 lakhs। जैसे ये किया होगा ईट 12.32 lakhs आ गया ईट। इसके बाद हम क्या किए बताइए? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड भी फेस वैल्यू पे ही मिलता है, और वो 10 लाख का बोल दिया तो 10 लाख फेस वैल्यू मान रहे हैं, इंटू 15% 1. तो आया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 10.82 lakhs। इससे अगर कोई इक्विटी डिविडेंड है जो कि है, अगेन ये सिर्फ फेस वैल्यू पे ही मिलता है। अगेन तो फेस वैल्यू इज 10 लाख टोटल, है ना? 20 पे मत दे देना, कारण रिटर्न अर्निंग्स पे डिविडेंड नहीं मिलता, वो फेस वैल्यू पे मिलता। तो डिविडेंड रेट इज ऑन फेस वैल्यू। कितना हो गया बताइए? 1 लाख। तो हमारा क्या आ गया? ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हम रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं। 9.8। अलग से मैंने आपको बोला था EPS निकालने, जिसका फॉर्मूला होता है आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और उसके लिए अगेन 10 लाख टोटल शेयर कैपिटल है 10 रुपया करके, तो देयर आर 1 लाख शेयर्स।
तो आंसर आया ₹10.82 पर शेयर। डन एवरीबॉडी? पक्का? अब बताइए फटाफट मेरे को, कल मैंने विजय माल्या वाले के बारे में जो बात किया, मेरे को टॉप 3 रीजंस चाहिए। टॉप 3 रीजंस। आपने बहुत रीजंस लिखा होगा, आपके हिसाब से टॉप 3 रीजंस। एक बार अपना अपना आंसर्स में सब जाएंगे या सोचा हुआ है तो याद करेंगे और टॉप 3 रीजंस देंगे। सिर्फ टॉप 3 रीजंस चाहिए, और जो फुद्दू फुद्दू रीजंस है 4, 5, 6 वो सब मत देना। मेरे को टॉप 3 रीजंस चाहिए कि सर मेरे को लगता है ये 3 मेन कारण थे विजय माल्या के लॉस के कारण, यानी क्या डिग्रेडेशन के कारण, डिक्लाइन का कारण। एनीबॉडी रेडी? हाथ ऊपर लिख के लाया, बोलो नाम बोलो। शुभम बताओ क्या 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 रीजन है। ओ मित्तल ही है तुम, तब तो तुम बताओ पहले। बोलो बैठ के अपने यहाँ ये सब इज्जत नहीं होता। अच्छा, तो इसका कहने का पहला कारण है कि चलो एयरलाइंस कंपनी चालू किया वो चलो फिर भी ठीक है, चलो एक बार सोच लिया एयरलाइंस कंपनी चालू करना है, बट एयरलाइंस कंपनी चालू करने के बाद उसको सब्र ही नहीं था कि डोमेस्टिक में 5 साल चले। उससे पहले ही उसने क्या चालू करने का कोशिश किया, और उसके लिए उसने एयर डेक्कन जो कि एक बहुत ही लॉस मेकिंग कंपनी थी उसको भी खरीदा, और तो और डेट में, जोड़ो ये बात, क्या क्या डेट में ऑलरेडी एक लाइबिलिटी था और लाइबिलिटी लेने के लिए ये काम किया। कैपिटल इंटेंसिव कंपनियां होती हैं, मतलब बिजनेस होता है, और वो कैपिटल उसने डेट ले लेके काम किया, तो बर्डन बढ़ रहा था। तो एक रीजन तो मेरे को हजम हुआ, यानी क्या बताइए, इन्वेस्टमेंट इन व्हाट बताइए, डेक्कन और एयर डेक्कन चार्ज, एयर डेक्कन में जो पैसा लगाया वो एक रीजन है, मेजर रीजन है, लोन लेके जो पैसा एयर डेक्कन में लगाया। और बताओ सर, लोन से जो पैसा ले रहा था उसको ठीक से मैनेज नहीं कर रहा था, जिस कारण इंटरेस्ट को जो नहीं, लोन को कौन मैनेज करना है, लोन को किस बात का मैनेज करना है, ये तो वो बात हो गया सामने वाले का गलती कि लोन क्यों ही दिया। हमको तो उनका पतन का रास्ता सोचना ही नहीं है। किया तो वो तो किया ही बेचारा, बिजनेस में तो ठीक ही पैसा लगाया, गड़बड़ क्या किया सोचो, बोलो। ओके, मतलब जो अर्जुन बोल रहा था, ये बोल रहा था मैनेज नहीं करने से अच्छा बोलना चाहिए था सर खर्चा तो कर लिया, बट अब उस खर्चे को वापस ठीक से रिकवर करने के लिए जो उसको सेल प्राइस रखना चाहिए था, जो उसको कमाई करना चाहिए था, वो उतना कर नहीं पा रहा था। मतलब वो इतने ज्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज कर लिया अपना, साथ ही साथ फाइनेंस कॉस्ट, बट सामने से जो सेलिंग प्राइस था वो क्या था बताइए, बहुत ही कम, बिकॉज हिज प्रॉफिट मार्जिन वाज लो, प्रॉफिट मार्जिन वाज लो। और तो और डेक्कन में तो और लो, याद है ना, इसमें तो और कम करना पड़ा, और इस वजह से लोग यहां से यहां शिफ्ट होने लग गए, तो उस वजह से उसका काफी भारी नुकसान हुआ। और एक बताओ, यस ये दो मेरे हिसाब से मेजर रीजन थे, और एक बताओ। सर उसका जो प्लान था अनसक्सेसफुल तो निकला, पर उसको जो रिवाइव करने का उसका जो एक्विजिशन क्या बोलते हैं, एतिहाद एयरवेज के साथ जो उसका रीअरेंजमेंट का रीस्ट्रक्चर जो इक्विटी शेयर पर कर रहा था ना, ठीक है, तो वो विदाउट कीपिंग इनटू कंसीडरेशन द लीगल कॉन्स्टेंट्स ऑफ फेमा रेगुलेशन। नहीं तो वो तो उसका गलती थोड़ी हुआ, अल्टीमेटली वो तो गवर्नमेंट बेचारा उसको अलाउ नहीं किया तो वो फंस गया, वो तो उल्टा कवर करना चाहता था, बट लीगल नॉर्म्स के वजह से वो क्या हो गया, फंस गया। तो मतलब वो तो बेटर होता अगर वो क्या कर लेता बताओ, उसको बेच के निकल जाता। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था तो उसमें उसकी गलती नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता तो शायद आज बच पाता। और बोलो। अच्छा, मतलब अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स आए। हाँ, तो वो यही प्रॉब्लम्स है, डिसीजन मेकिंग गलत था। मतलब वो कमा कहीं और से तो रहा ही था, तो उस बिजनेसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहा था जो तुम बोल रहा है, और मेन बिजनेस जो उसने क्या किया था एयरलाइंस, वहां ध्यान देना, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया। किनको नुकसान पहुंचाना चालू किया? शेयर होल्डर्स नहीं, यानी कौन, एम्प्लॉइज।
इन लोग को नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया, इनका बात ही नहीं सुन रहा है, इनको पेमेंट ही नहीं कर रहा है 7-7 महीने से, और वहां दूसरे तरफ दूसरे बिजनेसेस, कैलेंडर और अपना बियर बिजनेस में, लिकर बिजनेस में पूरा ध्यान दे रहा है। वहां के एम्प्लॉइज खुश, यहाँ के एम्प्लॉइज खुश नहीं थे, यानी अपने स्टेक होल्डर्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया। तो स्टेक होल्डर्स का जो हमने नुकसान किया, ये 3 कारण थे जिसके वजह से ये कंपनी क्या हो गई बताइए, डप, कंपनी हो गई डप। बोलो समझ में आ रहा है सबको बात? चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, 2 घंटा पढ़ाई कर लियो, बाय बाय। कब मिलेंगे अगला बताइए? मंगलवार, ट्यूसडे। अच्छा अपने यहाँ वोट कब है? यहाँ मंडे को वोट है, ठीक है, बताते हैं उस दिन क्या होगा। मंडे को मतलब इस एरिया में वोट है कि हावड़ा में सब जगह एक ही है? हावड़ा में 20 तारीख को है, यहाँ पे कब है? 1 तारीख को है। हाँ चलो ठीक है, तो 20 तारीख को हावड़ा में वोट है। यहाँ कितने लोग हावड़ा वाले हैं? हावड़ा, ठीक ठीक, बात करते हैं।